हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कैट 2020 स्लॉट 2 का पेपर। अभी तक इस रिवीजन सीरीज में हम लोग 2 वीडियोस अपडेट कर चुके हैं। एक में हमने 2021 स्लॉट 1 पेपर कवर किया था, देन सेकंड में हमने 2020 स्लॉट 1 पेपर कवर किया एंड आज जो है वो थर्ड वीडियो है। एक LRDA रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड है। LRDA रिवीजन बाय लीड स्ट्रीट लिख के यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ, आप वहाँ से भी क्रॉस चेक जो है वो कर पाओगे। ये 3 वीडियोज़ हैं अभी तक जो आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है LRDA सेक्शन के लिए। ये वाला जो होगा आपका 4th वीडियो होगा जो आपको कवर करना होगा, ठीक है। हमारा जो वे ऑफ डूइंग द थिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि यार अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चंस पढ़ते हुए, ऑप्शंस पढ़ते हुए, पजल स्टेटमेंट रीड करते हुए आपके माइंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है स्ट्राइक करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ, मैं इस वीडियो में बताऊँ। आई होप सो उससे आपको हेल्प ज़रूर मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी भी मोटिवेशन बना रहना चाहिए आप ही की तरह, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन के स्टार्ट में। पूरा का पूरा जो पजल्स हैं सबका डिस्कशन करेंगे, देखते हैं इस स्लॉट में कैसे क्वेश्चन बने थे, कैसा पेपर आया था, कैसा नहीं आया था, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये विजिबल है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं हर पजल के लिए आपको एक बार ही के लिए स्क्रीन वेकेंट रख दूंगा सो दैट आप वो स्क्रीन देखो। अगर क्वेश्चन सॉल्विंग आप करना चाहते हो उस टाइम पे तो आप कर पाओ, करना चाहिए। मेरी ओर से एडवाइजेबल है कि आप एक बार सॉल्व खुद से करो, देन आपको डिस्कशन वीडियो जो है चेक करना चाहिए। अकॉर्डिंगली हम डिस्कशन करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, स्टेटमेंट आपके सामने विजिबल है, आप एक बार के लिए रीड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं। कह रहा, चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैज आउटलेट्स इन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। द सेल्स आर कैटेगराइज्ड बाय इट्स 3 डिपार्टमेंट्स: apparel, electronics and home decor. An accountant has been asked to prepare a summary of 2018 and 2019 sales amounts for an internal report. He has collated partial information and prepared the following table. अब ये कुछ टेबल बना है, कुछ वैल्यूज़ रखी गई हैं, कुछ वैल्यूज़ जो हमारे पास में मिसिंग है। अच्छा, एक चीज़ और समझ जाओ। मैंने ऑलरेडी बताया है, ईजी स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो दैट, आपको भी बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास कुछ इस तरह का टेबल आता है जहाँ पर वैल्यूज़ जो वो मिसिंग है, इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट आपको मिसिंग वैल्यूज़ के लिए पूरा का पूरा टेबल पहले बनाना पड़ेगा अपनी कॉपी पे, तो ही आप सॉल्विंग जो है कर पाओगे। अदरवाइज सॉल्विंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज़ आपस में लिंक्ड होंगी, कुछ ना कुछ कनेक्शंस आपस में बिल्ड हो रहे होंगे। अगर आपने टेबल को नहीं बनाया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टेबल अगर बनाना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए तो आपको ये मेक श्योर करना है कि मैं उसी पजल का टेबल बनाऊँ जिसके लिए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, मुझे पजल स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस का डिमांड समझ में आ रहा है, तो ही मैं टेबल बनाऊँ। ऐसा ना हो मैं 2 मिनट टेबल बना लूँ पहले, उसके बाद में मैं रीड करना स्टार्ट करूँ एंड उसमें मुझे पता चले दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, तो फिर मुझे लीव करना पड़े। तो अननेसेसरी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कह रहा था, फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नोन। टोटल कुल मिलाकर हमारे पास 8 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। पूरा पॉइंट्स को पढ़ने से पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कह रहे, इन होम डेकोर डिपार्टमेंट विच सिटीज वाज द सेल्स अमंग द हाईएस्ट इन 2000, ठीक है। 4 ऑप्शन है, कुछ ना कुछ निकल आएगा, ठीक है। देन कहता है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन सेल्स अमाउंट इन करोड़ रुपीज इन द अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई। मुंबई के लिए दोनों की दोनों वैल्यूज मुझे फिगर आउट करनी पड़ेंगी, अभी प्रॉब्लम है, कितना होगा कितना नहीं होगा नहीं पता। अमंग ऑल द 12 डिपार्टमेंट्स व्हाट वाज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज सेल्स फ्रॉम 2018 टू 2019। तो मेरे पास में परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहा है, तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे सॉल्विंग तो पूरा का पूरा करना पड़ेगा, तो ही मैं इसका आंसर दे पाऊंगा, अदरवाइज नहीं होगा। कह रहा, व्हाट वाज द टोटल सेल्स अमाउंट इन CR रुपीज इन 2019 फॉर द चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। 2019 के लिए टोटल सेल्स की बात कर रहा, फिर से अगेन मुझे पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि मुझे करना चाहिए नहीं, कि क्या मैं कैलकुलेशंस के साथ में स्ट्रांग हूँ, क्या मेरा मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है मेरा, वो अच्छा चलता है, मुझे वो करना आता है। कहीं अगर इक्वेशन बनाने का जरूरत पड़ा तो क्या मैं कर पाता हूँ। अगर वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एरिया है तो 100% ये क्वेश्चन डुएबल है, इसको करना ही चाहिए। बट अगर आपको लगता है यार मैं फंस जाता हूँ कहीं ना कहीं आगे बढ़कर, तो मैं अगर इसको अवॉइड कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, तो उस केस में आप अवॉइड कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ है, पेंडिंग डेटा है, 8 पॉइंट्स हैं, सबको पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ही आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट से ऐसा कुछ हेल्प मिलेगा नहीं, तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। और प्रॉब्लम वाली अगर बात है तो सही से ध्यान से सॉल्विंग हमें करना होगा, ठीक है। चलो, 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ते रहेंगे, किसका क्या रोल है वो सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ और चीज़ें आने वाली इंपॉर्टेंट, वो भी बताता जाऊँगा। कह रहा था, सेल्स अमाउंट्स इन द अपैरल डिपार्टमेंट्स वर द सेम फॉर दिल्ली एंड कोलकाता इन 2018। 2018 में अपैरल में फॉर दिल्ली एंड कोलकाता द वैल्यू रिमेन्स द सेम। अपैरल में 2018 में दिल्ली में एंड कोलकाता में, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों वैल्यूज जो हैं
वो इक्वल बोला गया। देखो मैंने अलग से टेबल बना लिया है। अब अलग से टेबल में मैं या तो नोट डाउन करूँ कि भैया 2018 का पैरल का वैल्यू ए है या कोलकाता का ए है, मैं पूरा पूरा नोट करूँ, कम्बरसम हो जाएगा, मैं वो नहीं करना चाहता। मैं थोड़ा सा आसान बनाना चाहता हूँ अपने लिए चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, लेट इट भी, यहाँ पर मैंने ए रख दिया एंड अगेन दिस वन विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है कि यार अगर जो वैल्यू यहाँ पर होगा वही दूसरी जगह पर भी हो जाएगा, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। पहला पॉइंट मैंने टिक कर दिया बिकॉज आई हैव यूज दिस वन। इसका और कोई काम बचा नहीं है, जितना काम था हमने ले लिया। सेकंड पॉइंट कहता है द सेल्स अमाउंट्स इन द पैरेलल डिपार्टमेंट्स वर द सेल्स अमाउंट्स इन द पैरेलल, अरे भाई साहब, the sales amount in the apparel departments were the same for Mumbai and Bengaluru in 2018. This sales amount matched the sales amount in the apparel department for the Delhi in 2019. ठीक है, इस पॉइंट को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है the sales amounts in the apparel departments were the same for Mumbai and Bengaluru in 2018. मुंबई एंड बेंगलुरु, ये वाली मुंबई एंड बेंगलुरु 2018, ये दोनों वैल्यूज जो इक्वल दी गई है। दिस सेल्स अमाउंट मैच्ड द सेल्स अमाउंट इन द पैरेलल डिपार्टमेंट फॉर दिल्ली इन 2019। ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपका लेफ्ट हैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। भाई साहब इसको यूज़ कर लिया करो। अगर आप लेफ्टी हो तो ऑब्वियसली आपका राइट हैंड, और अगर आप राइटी हो तो ऑब्वियसली आपका लेफ्ट हैंड। ये वाला जो आपका लेफ्ट हैंड है, इस तरह के क्वेश्चंस में स्क्रीन के ऊपर रखा होना चाहिए कि यार ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। अगर आप नहीं रखोगे, अननेसेसरी कंफ्यूजन और अननेसेसरी जो सिली मिस्टेक्स होती है ना वो ऐड हो जाती है। वो हमें अवॉइड करना है। अगर तो सामने फिंगर रख दो भाई, यहाँ पर मान लो आपको यहाँ पर 2019 और यहाँ का ये वाला वैल्यू देखना है, तो एक फिंगर आपने ये वाला फिंगर एक पॉइंट पे रख दिया, दूसरा फिंगर जो है वो दूसरे पॉइंट पे रख दिया। सिंपल सी बात है, आपको पता रहेगा यार इसका कनेक्शन की बात कर रहा है, फिर अपने टेबल में वो वैल्यूज जो वो इक्वेट कर पाओगे। जैसे यहाँ पर वो बात कर रहा है 2019 दिल्ली का, बेंगलुरु एंड मुंबई का 2018, तो इसको लिख देते हैं। बेंगलुरु एंड मुंबई का मुझे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मजबूरी में, और यहाँ पर एक और वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस करा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, बार बार बताया जाता है कोई भी अगर टेबल में आपको डेटा फिल करना है या वेन डायग्राम के बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो आपको हर बारी अपने माइंड में ये रखना है कि यार जब जब मैं मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज़ कर पाऊँ मुझे वही ट्राई रखना है। मुझे ऐसा नहीं करना कि मैं अननेसेसरी वेरिएबल्स डाल दूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है, उनका वे ऑफ सॉल्विंग रहता है यार यहाँ पर ए डाल दूँ, बी डाल दूँ, सी डी ई एफ जी, अननेसेसरी वेरिएबल्स ऐड करते हैं। भाई साहब उनको बाद में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम कंडीशन में जब टाइमर सिचुएशन सामने है तो भाई खतरनाक काम है, वो ना करा करो। जहाँ पे अवॉइड किए जा सकते हैं वेरिएबल जरूर करो। अब यहाँ पर ए और बी का रिलेशनशिप पता नहीं है तो मुझे वेरिएबल डालना पड़ेगा, मजबूरी है, इस वजह से मैंने अलग अलग वेरिएबल डाल दी। बट अगर कहीं पे कुछ कनेक्शन बिल्ड होगा तो मैं ए और बी को कंबाइन करने का ट्राई करूंगा कि एक ही वेरिएबल की फॉर्म में मेरा पूरा सिनेरियो जो है वो बन के सामने आ जाए। ठीक है, ओके जी, सेकेंड पॉइंट भी हमारा हो गया यूज। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। कह रहा है द सेल्स अमाउंट्स इन द होम डेकोर डिपार्टमेंट वर द सेम फॉर मुंबई एंड कोलकाता इन 2018। मुंबई एंड कोलकाता इन 2018, मतलब इसकी बात कर रहा है यार ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये इक्वल है। अगेन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तो मुझे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दैट नेम्ड सी। कहीं नहीं यूज होगा, उसको यूज करेंगे जब टाइम आएगा, अभी टाइम नहीं है तो अभी इसको रख दिया साइड पे नोट डाउन करके। फोर्थ पॉइंट कह रहा था सम ऑफ द सेल्स अमाउंट ऑफ फोर। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने जो लास्ट 4-5 ईयर्स से चीज़ नोटिस करा है कि जो क्वेश्चंस बनते हैं कैट में, जो क्वेश्चंस बनते हैं, मॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कैट के जो पजल्स बनते हैं उनका जो फ्लो है ना वो ऊपर से नीचे आता है कि अगर फर्स्ट पॉइंट से आपको कुछ मिला, सेकंड से मिला, थर्ड से कुछ मिला, फोर्थ से मिला, आपको मिलता चला जाता है, मिलता चला जाता है, मिलता चला जाता है। बट मॉक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए क्या होता है कि यार कुछ पॉइंट आपको फिफ्थ पॉइंट से मिल रहा है, देन उसके बाद कुछ आपको फर्स्ट में मिल रहा है, फिर कुछ 7 में मिल रहा है, फिर कुछ सेकंड में मिल रहा है। कैट में ऐसा जनरली बहुत कम होता है। कैट में एक फ्लो फॉलो होता है कि ऊपर से लेकर पॉइंट आप लेते जा रहे हो, नीचे 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 वो वैल्यूज जो वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ट्राई करा करो कि अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो तो उनका कोरिलेशन अगर साथ के साथ मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली हम लोग खोजने का ट्राई करेंगे। बट अगर कोरिलेशन ऊपर से बनता चला जा रहा है तो उस कोरिलेशन को यूज करने का ट्राई हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कह रहा था सम ऑफ द सेल्स अमाउंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट एज सम ऑफ अपैरल। ठीक है, 2018 से 2019 की वो बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपैरल्स की बात कर रहा है। वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना बड़ा अपैरल्स में उतना ही बड़ा, यही कह रहा है, इंक्रीज बाय द सेम। हाँ ठीक है, कह रहा है 2018 से 2019 में जितना इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ा उतना ही अपैरल्स में बढ़ा। ठीक है, अब ये भी एक मेथड है, ऑलरेडी ईजी स्टूडेंट्स को पता है। भाई साहब आप खुश हो गए कि आपको ऑलरेडी पता है, अगर भूल गए हो तो गलत बात है, आपको याद रहना चाहिए था। मैंने बताई है ये चीज़ कि यार मैं ये नहीं करूँगा, मैं सबको पहले ऐड करूँ, फिर मैं इन सबको ऐड करूँ, फिर उन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस देखूँ। दिस इज द वर्स्ट थिंग टू डू इन द एग्जाम कंडीशंस। भाई साहब हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें रिलेटिवली चेक करना है कि यार उनके बीच में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस जो हुआ वो +20 हुआ, वैल्यू +20 हुआ, देन यहाँ से यहाँ पे गया, वैल्यू फिर से +20 हुआ,
देन 90 to 70 गया, वैल्यू हुआ -20, देन उसके बाद में 80 to 100 गया, वैल्यू हुआ +20। अब -20 और +20 कट हो गया, +20 और +20 बचा, दैट इज 40। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट 2018 से 2019 में 40 इंक्रीज हुआ है। तो भाई साहब अगर वो 40 इंक्रीज हुआ तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अपैरल्स वाला भी 40 ही इंक्रीज होगा 2018 से लेकर 2019 तक। सेम सिंपल सी बात है, कुछ और अननेसेसरी चीज़ें बीच में ऐड ऑन करने का जरूरत नहीं होता। आप पहले ऐड करोगे, फिर दूसरा ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, उसी में कुछ सिली मिस्टेक कर दोगे, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है द टोटल सेल्स अमाउंट्स ऑफ द 4 डेकोर डिपार्टमेंट्स इंक्रीज बाय ₹70 करोड़ फ्रॉम 2018 टू 2019। 70 करोड़ का डिफरेंस आया है। अब 70 करोड़ का डिफरेंस आया, मेरे पास में 2018 के लिए होम डेकोर में कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। आप देख पा रहे होगे भाई, सारी वैल्यूज जो है वो पेंडिंग है, ये वैल्यू पेंडिंग, ये वाला वैल्यू पेंडिंग, ये पेंडिंग, ये पेंडिंग। 2018 की सारी वैल्यूज पेंडिंग है, 2019 की सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। तो इट सिंपली मीन्स दैट आई विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज एंड सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम दैट वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली मेरे पास 2018 की सारी वैल्यूज जो है वो रीच कर जाएंगी। तो यहाँ पर 100 है, 72 है, 172 ये हो गया, और 80 है, 8 5 13, 134 ये हो गया, 6 हुआ, 7 3 10, 306 हो गया। 306 में से अगर मैं 70 सब्ट्रैक्ट करता हूँ दैट विल बी इक्वल टू 36। तो होम डेकोर में 2018 के लिए जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 36 होगी। इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 236। 2018 होम डेकोर का 2018 विल बी इक्वल टू 236। ठीक है, ओके। अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। 6 पॉइंट कह रहा था सेल्स अमाउंट्स इन द होम डेकोर ऑफ दिल्ली एंड बेंगलुरु ईच। अरे भाई साहब, ये तो अच्छा पॉइंट मिल गया, खुशी हुई है देख के पॉइंट देखकर। द सेल्स अमाउंट्स इन द होम डेकोर डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली एंड बेंगलोर ईच इंक्रीज बाय ₹20 करोड़ फ्रॉम 2018 टू 2019। तो मेरे लिए काम आसान हो गया। दिल्ली के लिए मेरे पास यहाँ पर वैल्यू 100 है तो 20 इंक्रीज होकर 100 पहुंची, तो दैट विल बी इक्वल टू 80। एंड सिमिलरली किसका दूसरा कौन सा था, अरे किधर गया, दूसरा था अपने पास में बेंगलोर का। ठीक है, बेंगलोर का भी 20 बढ़ा है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट यहाँ पर वैल्यू हुआ 60। अब मुझे चाहिए था 236 वैल्यू, 236 वैल्यू चाहिए था। आउट ऑफ 236 80 यहाँ पर आ गया, 60 यहाँ पर आ गया, मतलब 140 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। 236 में से 140 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 96 वैल्यू विल रिमेन। तो 96 वैल्यू विल रिमेन, मतलब C प्लस C विल बी इक्वल 96, तो 2C विल बी इक्वल 96, तो वैल्यू विल बी इक्वल 48। तो भाई साहब ये तो अपना सॉल्विंग हो गया, 48 यहाँ पर आ गया, 48 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये तो पहुंच गए। शायद इक्का दुक्का फर्स्ट क्वेश्चन का तो चलो आपको आंसर मिल चुका है, सेकंड में अपैरल, थर्ड में पूरा, चौथे में पूरा। पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, आप सॉल्विंग जो है वो कर पाओगे। ठीक है, अभी हमने बहुत कुछ नहीं, हाथ पैर नहीं मारे हैं, बट हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, +3 मिल गए, चलो खुशी की बात है। अगला पॉइंट कह रहा है द सेल्स अमाउंट इन द, ये हो गया, द सेल्स अमाउंट्स इन द अपैरल डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली एंड बेंगलोर ईच इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट इन 2019 फ्रॉम 2018। अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट, पकड़ने का ट्राई करते हैं क्या क्या कहना चाहता है। कह रहा था सेल्स अमाउंट्स इन द अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली एंड बेंगलोर, दिल्ली और बेंगलोर में जो इंप्रूवमेंट आया है दैट इज द सेम फ्रॉम द सेल्स अमाउंट इन द अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली एंड बेंगलोर ईच इंक्रीज। अच्छा ठीक है, कह रहा दिल्ली का जितना इंक्रीज हुआ ना 2018 से 2019 में, उतना ही बेंगलोर का भी इंक्रीज हुआ। तो मान लो दिल्ली का ए इंक्रीज हुआ, ए वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो बेंगलोर का भी ए ही वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से वैल्यू ए से बी पहुंच रहा है, यहाँ से वैल्यू बी से कितने पे पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, बट दिमाग अगर लगाओगे तो अपने वेरिएबल्स अननेसेसरी बढ़ाओगे नहीं। जैसे मान लो आप यहाँ पे डाल देते कि यार डी एक नया वेरिएबल ऐड हो गया, क्या जरूरत पड़ी भाई, मैं क्यों करूँ ऐसा। मैं अगर मेरा दिमाग चलता है तो मैं ढंग से सॉल्व कर सकता हूँ। क्या यार, अगर मैं ए और बी के बीच में डिफरेंस की बात करूँ, कह रहा है जितना ए टू बी बड़ा है उतना ही बी टू समथिंग ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। तो कैन आई से दैट ए टू बी अगर वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट बी माइनस ए से जो वैल्यू बड़ा है वो इक्वल होगा बी माइनस ए के इक्वल। भाई ए के अंदर प्लस बी माइनस ए करा तो ही बी वैल्यू आया, तो ए कट गया तो बी वैल्यू आया ना। तो अल्टीमेटली द इंक्रीमेंट इन दिल्ली फॉर अपैरल फ्रॉम 2018 टू 2019 विल बी इक्वल टू बी माइनस ए। इतना ही तो इंक्रीमेंट हुआ, तो उतना ही इंक्रीमेंट यहाँ पर भी हुआ होगा बी माइनस ए का। तो आई कैन से दैट बी प्लस बी माइनस ए, तो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 2b माइनस ए। इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2b माइनस ए। थोड़ा सा और क्लियर कर दे, 2b माइनस ए। अननेसेसरी मैंने वेरिएबल ऐड नहीं करा, मेरा काम चल गया। और सेम स्टेटमेंट अगले के लिए बोल रहा है द सेल्स अमाउंट्स इन द अपैरल डिपार्टमेंट्स और मुंबई एंड कोलकाता। मुंबई एंड कोलकाता के लिए भी सेम कहानी है जो यहाँ पर चल रही है। देखो अब मुंबई का यहाँ पे डेटा नहीं है, बट कोलकाता के लिए यहाँ पे डेटा है। A to 54 हो रहा है, अब A to 54 हो रहा है तो आई कैन से दैट A to 54 हुआ तो इंक्रीमेंट विल बी इक्वल टू 54 माइनस ए। 54 माइनस ए का इंक्रीमेंट होगा, तो अगर 54 माइनस ए का इंक्रीमेंट है तो आई कैन से दैट दिस बी प्लस 54 माइनस ए विल बी द वैल्यू फॉर 2019 इन मुंबई। तो मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लिख दूंगा यहाँ पर b प्लस 54 माइनस ए, या मैं लिख देता हूँ 54 अलग कर दिया प्लस b माइनस ए, वेरिएबल्स को एक साथ जोड़ दिया।
तो हमने यहाँ पे उतार लिया 54 प्लस बी माइनस ए, ये मेरे पास में जो वैल्यू है वो आ चुका है 2019 का मुंबई के लिए। तो अब आप देख पा रहे होगे कि यार टेबल में हमारे पास दो ही तरह की वैल्यूज़ हैं, ए और बी की फॉर्म में, उसके अलावा कोई और वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पॉइंट एक ही बचा रीड करने लायक, लास्ट पॉइंट कह रहा था सेल्स अमाउंट्स इन द पैरेलल डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु इन 2019 फॉलोड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक चीज़ आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, अगली बारी के लिए भी दिमाग में रखना, कैट का जो साइकोलॉजी है वो हमें पता होना चाहिए, सो दैट अननेसेसरी हम लोग प्रॉब्लम्स में ना फंसे। देखो लास्ट जब आप पॉइंट पढ़ते हो ना, आपके माइंड में आएगा इन दैट ऑर्डर नहीं गिवन है, इन दैट ऑर्डर नहीं गिवन है कि यार इसी ऑर्डर में वो एपी में होंगे, नहीं गिवन। उसने जस्ट ये बोला दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु इन 2019 फॉलोड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मे बी दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु में ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता, मे बी कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलोर में इन दैट ऑर्डर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता, हमें नहीं पता। बट जो कैट का साइकोलॉजी है वो क्या चल रहा है कि यार दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलोर की जब उसने बात करा कि यार पहले दिल्ली बोला, फिर कोलकाता बोला, देन बेंगलोर बोला, अगर उसने इन दैट ऑर्डर नहीं मेंशन करा बट पहले दिल्ली बोला, फिर कोलकाता बोला, फिर बेंगलोर बोला, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट वो इसी चीज की बात कर रहा है कि वो उसी ऑर्डर में एपी में है। अगर उसी ऑर्डर में एपी में बात ना कर रहा होता तो वो ऐसे लिख देता फिर दिल्ली, बेंगलोर एंड कोलकाता, सेम सीरियल ऑर्डर में लिख देता। बट उसने क्या लिखा, पहले दिल्ली फिर उसके बाद कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता पे गया, देन वापस आया बेंगलोर के ऊपर। मतलब वो हमसे चाहता है कि हम उसको इन दैट ऑर्डर लेकर चले। तो इससे मुझे क्या पता चला कि यार सबसे पहले अपने पास दिल्ली का डेटा की बात करें, दिल्ली का डेटा 2019 के लिए दैट इज इक्वल टू बी, वो कह रहा है बी कोलकाता दैट इज 54 एंड देन उसके बाद में बेंगलोर फॉर 2019 दैट इज 2 माइनस ए। वो कह रहा है ये वाली तीनों वैल्यूज जो वो एपी में है। अगर तीन वैल्यूज एपी में होती हैं तो वी कैन से दैट तीन वैल्यू अगर तीन कॉन्जिक्यूटिव मैं एपी वाली टर्म्स लेता हूँ तो ए माइनस डी और ए प्लस डी होती हैं, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। अब मे बी ए माइनस डी जो है वो ये हो, मे बी ए माइनस डी 2b माइनस ए हो, मे बी ए माइनस डी बी हो, मुझे नहीं पता, अभी एज ऑफ नाउ नहीं पता, वो फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा मुद्दा ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी जो वैल्यू बैठनी होगी। हमें ये पता है यार अगर तीन टर्म्स एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ द मिडल टर्म विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वो आप चेक कर भी सकते हो कि मान लो इसको 2 टाइम्स ऑफ ए कर देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। अगर मैं ऐसा करता हूँ, मोटा करते हैं थोड़ा, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो हमारे पास में वैल्यू डी कट हो जाएगा, तो 2a बचेगी, यहाँ पर भी 2a होगा। वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, पता होना चाहिए स्टेज में, ऐसा नहीं कि नहीं पता हो, पता होना चाहिए स्टेज पे, ठीक है। तो हम लोग ये कह पाएंगे कि b प्लस 2b माइनस a विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 54 दैट विल बी इक्वल टू 108, और वी कैन से दैट 3b माइनस a विल बी इक्वल टू 108। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ तक तो भैया आराम से नहीं पहुँच गए, जैसे जैसे पहुँच गए, बहुत ज़्यादा आराम से नहीं बट पहुँच गए, ठीक है। अब मेरे पास एक ही पॉइंट बचा था जो मैंने लिखा हुआ है कि अपैरल्स के अंदर भी 2018 से 2019 में जो डिफरेंस आएगा 40 का डिफरेंस आएगा। तो आई कैन फॉर्म एन इक्वेशन हियर एज वेल कि भाई यहाँ से a से b गया वैल्यू, तो आई कैन से दैट b माइनस ए प्लस यहाँ से वैल्यू जो है वो b से 54 प्लस b माइनस ए गया है, तो आई कैन से दैट 54 प्लस b माइनस ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ से b से गया 2b माइनस ए पे, तो आई कैन से दैट 2b माइनस ए माइनस ऑफ b प्लस सिमिलर बेसिस पे यहाँ से वैल्यू a से गया 54 पे, तो आई कैन से दैट 54 माइनस ए। मैंने क्या किया, मैंने उन सबके जो डिफरेंसेस कर दिए। अगर मैं डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ तो आई ऑलरेडी नो दैट जो सबका डिफरेंसेस हैं 2018 से 2019 का, वो इवेंचुअली कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 40 ओनली। वो तो हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन हो सकती है वो कर देते हैं। यहाँ से b और b कट गया और कुछ कट रहा हो, यहाँ से माइनस b और b कट गया, ठीक है, और बचा अपने पास में ये माइनस ए बच गया, माइनस ए बच गया, माइनस ए बच गया, माइनस ए माइनस 4a ये बच गया, ठीक है। b में अपने पास में 2b बचा है, और हाँ 2b बचा प्लस 2b में बच गया। उसके अलावा 54 एंड 54 बचा है 2, मतलब 108 ये हो गया, और अपने पास में इज इक्वल टू 40 है। अगर मैं इसका और सॉल्विंग करने का ट्राई करूँ तो वैल्यू विल बिकम, इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ 4a माइनस 2b में वैल्यू आ जाएगा, और 108 में से अगर मैं 40 चला जाए तो 68 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड से, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, 2a माइनस ऑफ b विल बी इक्वल टू 34, ठीक है। यहाँ तक भी पहुँच गए, ओके। अब अगर मैं ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को कंबाइंड करके सॉल्व कर दूँ तो क्या बनेगा भाई, एक इक्वेशन है 3b माइनस ए विल बी इक्वल टू 108, दूसरा इक्वेशन है 2a माइनस बी प्लस 2a विल बी इक्वल 34, ठीक है। और अगर मैं दोनों को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दैट विल बिकम 6b प्लस, और 6b प्लस नहीं 6b माइनस ऑफ 2a विल बी इक्वल टू 216। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों का सम कर दूँ तो ये दोनों कट हो जाएंगे,
और 6b और माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू 5b। 5b का वैल्यू आ जाएगा 6 और 4 10, 3 4 25, b का वैल्यू आ जाएगा 50। भैया अगर b का वैल्यू 50 आ गया, आप यहाँ पर b का 50, यहाँ पर b का 50, यहाँ पर b का 50 पहुंच जाओगे। देन b का वैल्यू यहाँ पर इक्वेट कर दो, 2a माइनस बी विल बी इक्वल 34। यू विल बी एबल टू फिगर आउट द वैल्यू फॉर a एज वेल। कर लो चाहे अभी 2a माइनस बी मतलब 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, या मैं 3b माइनस इसमें डाल देता हूँ, 3b माइनस ए में डाल देता हूँ। 3b मतलब 150, 150 माइनस ए विल बी इक्वल टू 108, तो a विल बिकम 42। अब आप जो इक्वेशंस बनी हुई हैं उनमें डालोगे चीज़ें, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी सामने। आई होप सो कहानी थोड़ा सा क्लियर आपको हुआ होगा। क्वेश्चन नॉर्मल है बट आपका दिमाग इस हिसाब से चलना चाहिए कि इक्वेशंस के साथ कैसे गेम करना है। अगर आपको इक्वेशंस के साथ गेम करना नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बट अगर आपको आता है तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आप एग्जाम कंडीशन में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन हैं आप इजीली उनको आंसर कर पाओगे, सामने आपके डेटा सारा का सारा नोट डाउन हो चुका होगा। सबसे मेन कैच ये है अननेसेसरी वेरिएबल्स इसमें ऐड ना किए जाए, अगर वो ऐड कर दिए तो इस माया जाल में फंस जाओगे जिससे बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शो करता हूँ, ध्यान से स्टेटमेंट रीड करो, देन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है इन एन इलेक्शन सेवरल कैंडिडेट्स contested for a constituency. The winning candidate was the one who polled the highest number of votes. The first runner-up was the one. ठीक है, ये आप चीज़ें आपको पता है, आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप समझते हो फर्स्ट रनर कौन है, सेकंड रनर कौन है, थर्ड रनर कौन है एंड सो ऑन। देन कह रहा है देयर वर नो टाइज, कोई टाई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोगों के पास में सेम नंबर ऑफ वोट्स हों। एंड एनी ऑफ, ठीक है, इन एन इलेक्टोरल सिस्टम सिक्योरिटी डिपॉजिट इज द सम ऑफ मनी दैट अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे टू द इलेक्शन कमीशन बिफोर ही और शी इज परमिटेड टू कॉन्टेस्ट। ठीक है, कुछ पैसा देना पड़ता है इलेक्शंस में खड़े होने के लिए। अब कंडीशन क्या है, ओनली द डिफीटेड कैंडिडेट्स पे अप्लाई होती है ये चीज़, विनिंग पे नहीं, डिफीटेड पे। कह रहा हु इज नॉट फ्रॉम द विनिंग कैंडिडेट, क्लियरली बोला गया, इससे ज़्यादा वो क्लियर नहीं बोल सकता। हु फेल टू सिक्योर मोर देन 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी लूज देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो मान लो मैं खड़ा होता हूँ इलेक्शन के लिए, मैं बोलता हूँ ले भाई 5 करोड़ रुपए ले लो और मुझे इलेक्शन में खड़े होना है। मान लो 1000 लोगों ने वोट डाला, 1000 क्यों, मान लो 60% ने वोट डाला, ठीक है, तो 60 में से अगर मुझे 10 से ज़्यादा वोट्स नहीं मिले तो मैंने जो पैसा दिया वो सारा का सारा खत्म हो गया, वो पैसा वापस नहीं होगा। अगर मुझे 1/6 से कम वोट्स मिल रही हैं या 1/6 के इक्वल वोट मिल रही हैं तो मेरा पैसा बर्बाद, जो भी मैंने पे करा था। अगर 1/6 से ज़्यादा मुझे वोट्स मिलेंगी तो मेरा पैसा जो है बच जाएगा। ठीक है, इवन इफ मैं हार जाऊँ बट मेरा पैसा बच जाएगा। देन कह रहा है द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स सम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट वोट्स पोल्ड इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ABCD इन दिस इलेक्शन। ये मेरे पास में डेटा अवेलेबल है A, B, C एंड D के लिए। देन कह रहा है कुछ पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पहले रीड करना चाहेंगे। 6 वाला 4 वाला 1 2 हाँ 6 वाला क्वेश्चन है। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड इन टोटल बाय ऑल द कैंडिडेट्स हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, अगर मैं ओनली एंड ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी A का सॉल्विंग कर दूं तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा, मुझे सब कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगर मैं ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी A का सॉल्विंग कर दूं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी कंडीशंस होंगी, अगर मैं A का सॉल्विंग कर देता हूं, आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। समझ रहे हो? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो जो एंड में 4 मिनट बच गए, सर मेरे पास कोई पजल नहीं बच रहा एग्जाम कंडीशन में सॉल्व करने के लिए, 5 मिनट बच गए, मेरा 5 मिनट वेस्ट हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, तो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि यार आप पूरा का पूरा पजल ना बनाओ बट एक सब सेक्शन अगर बना लेते हो तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो 2-2 मिनट 3-3 मिनट +3 और +6 अगर मार्क्स बढ़ गए ना, बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल्स, तो वो छोटे मार्जिन को हल्का मत समझो। कह रहा हाउ मेनी कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बी लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब बी के लिए अगर मैं सॉल्विंग कर देता हूँ तो आई विल बी एबल टू आंसर, मे बी A का सॉल्विंग इजी हो, मे बी B का, मे बी C का, मे बी D का, मे बी चारों ही टफ हो, मे बी चारों ही इजी हो, मुझे नहीं पता। मैं जब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ूंगा मुझे पता चलेगा कि A, B, C, D को निकालने के लिए क्या कंडीशंस अवेलेबल है, कैसे सॉल्विंग होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय विनिंग कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी C। अब C के लिए मैंने वही कहानी। देन आ रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, अब A, B, C, D पहले चारों क्वेश्चन जो अवेलेबल है वो चारों के चारों ऐसे हैं, चाहे मैं पहला क्वेश्चन अलग से सॉल्व कर लूँ, चाहे मैं दूसरा अलग से सॉल्व कर लूँ, चाहे तीसरा अलग से सॉल्व कर लूँ, चाहे चौथा अलग से सॉल्व कर लूँ, इट्स अप टू मी। इतना इंडिपेंडेंस मुझे दिया गया है कि मैं कर सकता हूँ जैसा मैं करना चाहता हूँ। देन कह रहा विनिंग मार्जिन ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है, फॉर ऑल द पॉल, मतलब अगर मैं पहले चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा हूँ तो आई विल बी एबल टू आंसर 5th एंड 6th क्वेश्चन ऑटोमेटिकली, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे रहते हैं ये वोट्स वाले, आपको आइडिया रहना चाहिए, मॉक्स में भी टाइम टू टाइम बनते रहते हैं ये क्वेश्चन,
अगर आपको आइडिया होगा तो आप थोड़ा सा बेटर वे में इसको हैंडल कर पाओगे। अगर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, चलो आ जाओ पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा था फर्स्ट रनर अप पोल्ड 10,000 मोर वोट्स एंड द सेकंड रनर अप इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ए। फर्स्ट रनर में 10,000 ज़्यादा एज कम्पेयर टू सेकंड रनर अप, मतलब इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 85,000। ठीक है, यही कहना चाहता था पहले पॉइंट में। सिंपल पॉइंट समझ लिया। मुझे विनर का मिल चुका है ए में, फर्स्ट रनर अप का मिल चुका है, सेकंड रनर अप का मिल चुका है। टोटल वैल्यूज़ मेरे पास हैं 50। थोड़ा सा टेबल का वर्किंग समझा देता हूँ, कुछ लोगों को टेंशन होगा। देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग ए में 10 लोग हैं जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया, यहाँ पर 12 लोग हैं, यहाँ पर 5 लोग हैं, यहाँ पर 8 लोग हैं। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट जो है ए बी सी के लिए अवेलेबल है। एक के लिए 5 लाख है, एक के लिए 3,25,000 है, एक के लिए 6,30,000 है। ठीक है, चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, कैच है, छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना होगा। देखो क्या है, अब सारी स्टेटमेंट्स की बात करो, आपकी टर्म्स जो है ना वो 1000 100 की टर्म में है, 1000 की टर्म के मल्टीपल में है। बट ये वाला वैल्यू जो है वो 6,30,000 दिया गया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। 6,30,000 बनाया गया तो कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा, कुछ ना कुछ यूज़ इसका आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कैच होने चाहिए कि यार ये ऐसा क्यों दिया गया, वहाँ पर 30 एंड में क्यों आया यार, बाकी में तो ऐसा है नहीं, नॉर्मली है। यहाँ पर मे भी कुछ कैच हो, आपके माइंड में आ जाना चाहिए। मे भी कैच ना हो, मे भी कैच हो, बट अगर आपके माइंड में आएगा तो आप उस जगह पर अटैक जल्दी कर पाओगे एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट जो इस पॉइंट को नहीं सोचे। ठीक है, देन कहता है सेकंड पॉइंट में, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी सी लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब वो सी की बात कर रहा है, किसी ने भी अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना लॉस नहीं करा है, किसी ने भी अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो लॉस नहीं करा है। एंड इट ऑल्सो सेज दैट द डिफरेंस इन वोट्स पोल्ड बाय एनी पेयर ऑफ कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट वाज एटलीस्ट 10,000। तो किसी भी पेयर की मैं बात करूं, उनके बीच में कम से कम डिफरेंस जो है 10,000 का होना चाहिए। तो अगर सी में से कोई भी पर्सन अपना लॉस नहीं करता है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स सबको 1/6 से ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड की बात करूँ दैट इज इक्वल टू 6,30,000, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 1 0 वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 एंड 5, 1,05,000 मेरे पास में वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है किसी भी दो में जो डिफरेंस होगा वो कम से कम 10,000 का होना चाहिए। तो भाई साहब अगर 10,000 का डिफरेंस है तो कहना ही से दैट एक कोई पर्सन होगा उसका 1,10,005 हो सकता है। और सॉरी गलती हो रही है यहाँ पर, हमारे पास जो वैल्यू है ना 1/6 से बड़ी होनी चाहिए थी, इक्वल नहीं 1/6 से बड़ी। तो यहाँ पर 5 जो वैल्यू मैंने लिखा है ये एक्चुअल में गलत हो गया, ये इट हैज़ टू बी मिनिमम लीस्ट जो वैल्यू पॉसिबल होगा दैट विल बी 1,06,000, 5 नहीं, 5 पे तो पैसा उजड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हमें यहाँ पर एक वैल्यू और चाहिए दैट इज 1,06,000, ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ें। देन इसका वैल्यू कम से कम 10,000 बड़ा होना चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया यार 10,000 चलो बड़ा कर दिया, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल जो हो सकता है वो लेने का ट्राई कर रहे हैं। अगर इसका बात करें दैट विल बी 1,20,000 एंड 006, इसका बात करें दैट विल 1,30,000 006, इसका बात करें 1,40,000 006। तो अगर मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, टोटल मेरे पास सी में कितने लोग थे, सी में मेरे पास थे 5 ही लोग, तो 5 लोगों के लिए 5 वैल्यूज आ जाएंगी। अब मज़ेदार बात यह है कि यार अगर मैं इन सब का सम कर देता हूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू, विल बी एबल टू फिगर इट आउट। देखो अगर ये वाले 5 हैं 1 1 1 1 तो ये 5 लाख ये हो गया। देन ये 10,000 20,000 30,000 40,000, ये 70,000 70 और 20 90 और एक 6 लाख ये हो गया। अब 6 लाख 6 6 6 6 6 5 बार है तो 5 × 6 दैट विल इक्वल 30, तो 6,30,000 बन गया। मतलब क्या हुआ, जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसकी वैल्यू मुझे मिल गई सबसे ज़्यादा दैट इज़ 1,40,000 006। जो अपने पास में फर्स्ट रनर अप होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1,30,000 006। जो अपने पास सेकंड रनर अप होगा उसके पास में वैल्यू होगी 1,20,000 006। देन थर्ड वाला जो पर्सन होगा, थर्ड रनर अप वाला जो पर्सन होगा, देखो फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, फोर्थ ये है, तो थर्ड रनर अप ये होगा। अब 1,10,000 006 वोट्स हैं उसके पास आउट ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ दिस वन। तो आप परसेंटेज की टर्म्स में वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, तो वो हमारे पास में आ जाएगा। तो सी का फिगर आउट मैं कर पाया हूँ। सी के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ विनिंग कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी सी। 1,40,000 006 आ चुका था, तो अपने पास ऑप्शन है, तो ये मेरा आंसर जो बन गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक थर्ड पॉइंट भी अवेलेबल था उसको भी पढ़ लेते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं। कह रहा था विनिंग कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी डी पोल्ड 5% ऑफ द वैलिड वोट्स मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट रनर अप। ठीक है, अब यहाँ पर मज़ेदार बात ये आती है कि यार अगर मैं बात करता हूँ ए के लिए, इट इज़ अ टीटा क्वेश्चन, इट इज़ अ टीटा ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल थी। डी के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ देयर आर डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल, इट इज़ एन MCQ क्वेश्चन। तो भाई साहब अगर MCQ क्वेश्चन है तो यू शुड बी एबल टू यूज दैट एज वेल। क्यों मैं एक्स की टर्म्स में वैल्यू लेकर चलूँ, येस डेफिनेटली मैं एक्स की टर्म्स में वैल्यू लेकर चल सकता हूँ, बट दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू दैट। मुझे नहीं करना यार, मैं उस पचके में नहीं पढ़ना चाहता। अगर मैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ को लेकर चलता हूँ तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टेटमेंट्स को दोबारा पढ़ते हैं। द विनिंग कैंडिडेट इन डी पोल्ड 5% ऑफ द वैलिड वोट्स मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट रनर अप। अब जितनी मे बी यहाँ पर 100x टोटल वोट्स हों
तो उसमें से वो कह रहा है 5x उसने ज़्यादा वोट्स स्कोर करी होंगी एज कम्पेयर टू दिस वन। तो 37,500 प्लस 5x 37,500 प्लस 5x होगा। बट अगर मैं x की टर्म्स में लेकर जाऊंगा फिर सॉल्विंग करूंगा, लंबा टास्क है। तो अगर आप वैल्यू लेकर सॉल्विंग करना चाहते हो तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच होगा एग्जाम कंडीशंस में, क्योंकि वैल्यू से सॉल्व करना बहुत फास्टली आप भगा सकते हो। 1 से 2 वैल्यू आपको चेक करना है, आपको समझ में आ जाएगा आपका रेंज कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, देखो नंबर ऑफ वो वैलिड वोट्स कॉन्स्टेंट जो डी, देखो वैलिड वोट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 37,500 मिल रही है, यहाँ पर 30,000 मिल रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो मतलब 67,500 तो यही है। तो क्या डी ऑप्शन कभी भी आंसर हो सकता है? 62,500 यार कभी भी नहीं हो सकता, खत्म कर दो, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। अब यहाँ पर 37,500 है, यहाँ पर 30,000 है और कह रहा है 5% कम से कम ज़्यादा है। तो मान लो अगर 40,000 कुछ भी हो, अगर टॉपर ने 40,000 कुछ वोट किया हो, 37,500 ये है, 30,000 ये है और टोटल ये वैल्यू जो है वो 67,000, 1,07,000 तो ये पहुंच चुकी है ऑलरेडी। तो नीचे यहाँ पर 10% भी मिलना है। देन उसके बाद वाले जो नीचे वाले पर्सन है, टोटल 8 लोग हैं ना, बाकी लोगों को भी कुछ कुछ मिलना है। तो 1,07,000 तो वैल्यू पहुंच चुकी है। 1,25,000 बहुत छोटी वैल्यू है, चांसेस बहुत कम है। जो चांसेस हैं सबसे ज़्यादा आंसर बनने के वो इन दोनों में से हैं, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं आंसर मेरे बनने के। देख लेते हैं 1,50,000 की मैं बात करता हूँ। तो मेरे पास अगर मैं 1,50,000 की मैं बात कर रहा हूँ तो वैल्यू विल बी इक्वल टू, देखो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन है, कोई सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन है, चलो 4 तक ही लेकर चलते हैं। ठीक है, जो सेकंड पर्सन है उसके लिए मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है 37,500, थर्ड वाला जो पर्सन है उसके लिए वैल्यू अवेलेबल 30,000। देखो होता क्या है ना, अभी आप सोचोगे यार एक्स लेकर कर देंगे, बट जब एग्जाम कंडीशंस की बात आती है ना भाई साहब, उतना हलवा है नहीं। अगर आपकी एक वैल्यू कहीं पे बैठ गई ना, वो कॉन्फिडेंस आपको इतना ज़्यादा दे देगी, आप भाग जाओगे उस क्वेश्चन को लेकर, और बाकी पजल्स में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको लग रहा होगा यार एक्स लेकर मैं कर देता, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एग्जाम कंडीशन में वो स्टेप बाय स्टेप के हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, हमें मार्क्स मिलते हैं अल्टीमेट आंसर पे पहुंचने पे। तो उस चीज़ का ध्यान रखा करो। ठीक है, अब मैं फोर्थ की बात करूँ, वो कह रहा है 10% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स अवेलेबल। तो अगर 1.5 लाख है तो 15,000 वैलिड वोट्स होंगी। फर्स्ट पर्सन ने कितना स्कोर किया होगा? 5% जो है 5% मोर देन दैट ऑफ 37,500। तो 5% ऑफ 1,50,000 विल बी इक्वल टू 7,500। देखो 1 लाख का 5% 5,000 होता है, तो 1.5 लाख का 1.5 टाइम्स हो जाएगा, दैट विल बी 7.5। तो 7,500 मुझे ऐड करना होगा इन द वैल्यू ऑफ दिस वन 37,500। तो मेरे पास में एक्चुअल जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 45,000। ठीक है, अगर ये 45,000 वैल्यू आया तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इन सब वैल्यूज़ का अगर मैं सम करता हूँ 45 और 15 मेरे पास 60,000 ये हो गया, 90,000 ये हो गया, 1,27,500 मेरे पास वैल्यू जो वो पहुँच चुका है। ठीक है, 1,27,500 मेरे पास वैल्यू पहुँच चुका है। और जो मुझे वैल्यू चाहिए होगा दैट विल बी इक्वल 22,500 मुझे वैल्यू और चाहिए होगा। ठीक है, 22,500 मुझे और वैल्यू जो वो चाहिए, और जो वो वैल्यू है वो आएगी कैन से? वो नीचे वाले पर्सन से मेरे पास आनी चाहिए। ठीक है, नीचे वाले पर्सन से वो वैल्यू जो वो आनी चाहिए। ठीक, और पॉइंट पे आते हैं, कह रहा है ऑल द कैंडिडेट्स, यहाँ पे देखो, ऑल द कैंडिडेट हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वाइल कंटेस्टिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी पुट टुगेदर पोल 35% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो 35% वैलिड वोट्स ऐसी हैं जिनको सिक्योरिटी जो है वो वापस नहीं हुई, सिक्योरिटी जो है खराब हो गई, खत्म हो गई उनकी, मतलब उनको 1/6 से कम वोट मिले होंगे। तो अगर 35% की मैं बात करूँ आउट ऑफ 1.5 लाख, तो देखो 35 है, 35 प्लस हाफ ऑफ 35 होगा क्योंकि 1.5 लाख है, तो 35,000 ये आ गया, हाफ ऑफ तो 17.5, वैल्यू विल बी इक्वल टू 552.5, दैट इज इक्वल 52,500 वोट्स ऐसी होंगी जिनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वापस नहीं हुआ। ठीक है, ये वाले 35% वैलिड वोट्स हैं जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वापस नहीं हुआ। देखो 22,000 है लोग, ये वाले 5 यहाँ से 5, 6, 7 एंड 8, ये वाले लोग ऐसे हैं जिनको 5th रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक और 8th रैंक मिला, उनको मिला है टोटल काउंट 22,500। ठीक है, और यहाँ पर है अपने पास में 15,000, यहाँ पर है 30,000, यहाँ पर है 37,500 से यहाँ पर 45,000। देखो मे भी ऐसा हो कि सिर्फ और सिर्फ ये वाले पर्सन वो हों जिनको सिक्योरिटी वापस ना मिला हो, तो 22,500 वोट्स खराब होनी चाहिए थी, बट वोट्स कितनी खराब हो रही हैं? 52,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5, 6, 7, 8 रैंक वालों को तो सिक्योरिटी वापस हुआ नहीं, और इनको भी सिक्योरिटी जो है वो वापस नहीं हुआ। तो भाई साहब अगर इनको भी सिक्योरिटी जो है वापस नहीं हुआ, तो या फिर मैं दूसरी तरफ से देखने का ट्राई कर लूँ कि यार अगर मेरे पास में टोटल 1,50,000 है, तो अगर मैं 6 से उसको डिवाइड कर देता हूँ, वैल्यू विल बी इक्वल टू 6 2 देन अपने पास 5, तो 25,000 से कम जिसको भी वोट्स मिलेंगे उसकी जो सिक्योरिटी है वो वापस नहीं होगा।
तो 25,000 से कम वोट्स मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ इनको 4, 5, 6, 7, 8 को। तो यहाँ पर 15,000 है, यहाँ पर 22,500 है, टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 37,500। मुझे ये वैल्यू चाहिए था 52,500 जो कि बन रही है 37,500। तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इट विल नॉट बी माई आंसर। ये वाला केस जो है वो खारिज हो जाएगा भाई साहब, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। अब जो फाइनल केस है अगर मैं उसको चेक करने की बात करूँ वो बहुत ज़्यादा ईजिली आप फिगर आउट कर पाओगे। फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू 1,75,000। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो अगर ये वाला वैल्यू है 37,500, ये वाला वैल्यू है 30,000, फोर्थ वाले को मिल रहा है 10% ऑफ द टोटल वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 17,500, और अपने पास में वैल्यूज होगा 1,75,000, 5% ज़्यादा है। तो अगर मैं 5% निकालने वाला हूँ तो दैट विल बी 1/20। आई कैन से दैट 1,75,000 डिवाइडेड बाई 20। सॉल्विंग करूंगा वैल्यू विल बिकम 2 8 16, 2 7 2 5 8,750 मेरे पास वैल्यू आ रहा है। तो अगर इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो वैल्यू विल बिकम 502916 तो 46250 मेरे पास टॉपर ने स्कोर किया। अब आपको वैल्यू ऐड करना और देखना है कितनी वैल्यू पे आप रीच कर चुके हो ऑलरेडी। 0 0 0 यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर वैल्यू आया 5, 5 और 2 7, 7 5 12, यहाँ पर हुआ 6, 7 7 14 और 7 21, ठीक है, 2 4 6, 6 3 9, 9 3 12, 1 13, 1,31,250 पे आप पहुँच चुके हो ऑलरेडी। आपको और कितना वैल्यू चाहिए होगा? 18,750 चाहिए और 25,000 और चाहिए, ठीक है। आपको वैल्यू चाहिए 5, 7, 8, 5, 13 और 4, 43,750 आपको बनाना है। और आपको ये भी पता है यार जिसको 1/6 से इक्वल या उससे कम वोट्स मिलेंगी उस बेचारे की सिक्योरिटी वापस नहीं होगा। तो 1,75,000 डिवाइडेड बाई 6 विल बी इक्वल टू 6 2 12। देन बचा 5 6 9 1 6 पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब 29,000 से जिसको कम वोट्स मिली हैं, जिसको 29,000 से कम वोट्स मिली हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी सिक्योरिटी वापस नहीं हुई होगी। मतलब इसकी सिक्योरिटी वापस नहीं हुई और बाकी जो लोग बचे हैं दैट इज इन सब की सिक्योरिटी वापस नहीं हुई। तो टोटल जो वैल्यू है वो कितना बन रहा है वो आप चेक कर लो। 43,750 प्लस 17,500 वैल्यू विल बिकम 5 5 7 12 4 7 4 11 6 61,250 वोट्स ऐसी है जिनकी सिक्योरिटी जो है, जिनको जो वोट्स मिली थी उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं हुई। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये सिचुएशन 35% ऑफ द वैलिड वोट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही होगी मेरा काम चल जाएगा। देखो अगर मैं 35% निकालने की बात कर रहा हूँ, 35% ऑफ 1,75,000 अगर मैं ये निकालने की बात कर रहा हूँ, सॉल्विंग हो जाएगा 7 × 5 × 1,750। इसके सॉल्विंग कर दोगे 61250 आया, यहाँ पर 651,250 आया। तो अगर दोनों जगह पर सेम वैल्यू आ चुका है तो हमारे पास गिवन था ऑलरेडी कि 35% वैल्यू जो होगा वो एडजस्ट नहीं होगा, जिनका सिक्योरिटी वापस होगा। और जब मैंने एक्चुअल में सॉल्विंग करा तो वहाँ से भी मेरे पास में आ जाएगा। आई होप सो आपको कहानी पूरी समझ में आई होगी। इस तरह से हम लोग सॉल्विंग कर सकते थे। और अगर मैं इसका थोड़ा और शॉर्टकट देखने का ट्राई करूँ तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट देखने का ट्राई करूँ तो बताता हूँ, देखो क्या होता। थोड़ा और माइंड गेम्स खेलते हैं एग्जामिनर के साथ में, वो भी हमसे खेलता है, हम भी उसके खेल के देख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता 1,50,000 का, ठीक है, 1,50,000 में से 35% ऑफ द वोट्स जो थी ना वो वेस्ट हो रही थी, वो यूज़ नहीं हो रही थी। तो 35 प्लस 17.5 जब मैंने किया तो मुझे पता चला 5 7 12 और 52,500 वोट्स ऐसी होंगी जो जिनको सिक्योरिटी जो वापस नहीं हुई, जिन लोगों ने उनको वोट दिया वो सिक्योरिटी उनकी वापस नहीं हुई। देन मेरे पास में सेकंड नंबर पे था 37,500 वैल्यू, देन अपने पास 30,000 वैल्यू था, और देन अपने पास में 10% वैल्यू था, तो 10% अपने पास में 15,000 बन रहा था, ठीक है। अब मुझे ये पता है यार अगर 1.5 लाख वैल्यूज जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं तो 1/6 अगर मैं करने का ट्राई करता 25,000 से जो छोटा होगा उसको डिपॉजिट वापस नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूँगा यार यहाँ पर 15,000 है और 15,000 के अलावा जो वैल्यूज़ बच रही हैं, 15,000 के अलावा जो वैल्यूज़ बच रही है जिनको 15,000 से कम वैल्यू मिला होगा, क्या उनका वैल्यू जो है वो 1.5 लाख बनाते हुए मेरा 52,500 पहुँच सकता है। मान लो मैंने वहाँ यहाँ पे वैल्यू रख दिया 40,000, 37,500 से कितना ज़्यादा था, 7,500, 45,000 ज़्यादा था, ठीक है। तो अगर मैं एक मोटा मोटी आइडिया लेने का ट्राई करूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास में 50 ले लेते हैं, चलो 87 हुआ, 82 हुआ, 82 और 3 और ऐड हो गया 11, 1,12,000 कुछ ये बना, 15,000 अपने पास में ये आ गया है, ठीक है, 1,15,000, 12,000 हुआ, 1,27,000 हुआ, 23,000 मुझे और चाहिए। तो 23,000 और 15,000 के साथ मैं 38,000 पे ही पहुंच पाऊंगा, जबकि मुझे पहुंचना है 52,500 पे, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 1,25,000 के लिए चेक करना चाहूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, मुझे पूरा एग्जैक्ट काउंट नहीं चाहिए, बट अगर मैं एक ओवरऑल एस्टिमेट वैल्यू पे पहुंच जाऊँ कि कितनी वैल्यू ऐसी है जिसको सिक्योरिटी वापस नहीं होगी, तो भी मेरा काम जो बहुत ज़्यादा ईजिली चल जाएगा। एंड हम लोग फिगर आउट कर पाए कि 1,75,000 वैल्यू होगा इस केस में। डी के केस की अगर मैं बात करूँ, 1,00,000
75,000 वैल्यू जो होगा, जो वोट्स पोल हुई होंगी। सिमिलर बेसिस पे हमने जो वैल्यू निकाल लिया था विनिंग कैंडिडेट के लिए, डी के लिए भी। नाउ अगर मैं बात करता हूँ बी के लिए भी, चलो बी के लिए भी चेक कर लेते हैं कि बी के लिए क्या सिनेरियो चलेगा, और हम लोग बात कर लेते हैं ए के लिए भी क्या सिनेरियो चलेगा। ठीक है, अगर मैं ए के लिए बात करूँ, देखना ध्यान से देखना, अगर मैं ए के केस में बात करूँ 2,75,000 ये यूज़ हो गया और 1,80,000 ये यूज़ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है ये, तो हमें थोड़ा सा फूक कर पैर रखने पड़ेंगे। 7 7 14 और 15, 4,55,000 यूज़ हो चुका है, मतलब आउट ऑफ वैलिड वोट्स अपने पास 45,000 वैल्यू बचा है। ठीक है, और अगर मेरे पास 1/6 से कम वोट्स मिलती हैं तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट द सिक्योरिटी बैक। तो मतलब 5 लाख का अगर मैं 1/6 कर रहा हूँ तो डेफिनेटली 45,000 से तो बड़ा ही होगा। मतलब अब ये जो नीचे वाले पर्सन होंगे इन सब में से किसी की भी सिक्योरिटी वापस नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा था, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोट्स पोल्ड इन बाय हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट व्हाइल द कंटेस्टिंग फॉर। तो हमें पता चल चुका है 45,000 ऐसे होंगे जिनकी सिक्योरिटी वापस नहीं हुई है, तो अकॉर्डिंगली मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद में कह रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बी लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। बी की अगर बात करें तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर बात करें, बहुत ईजी क्वेश्चन था, वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, पढ़ते ही दिखते ही समझ में आना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ 3,25,000 वैल्यू की, अगर मैं बात कर रहा हूँ 3,25,000 वैल्यू की, तो भैया 3,25,000 को अगर मैं डिवाइड बाय 6 करूँगा, 3 लाख का डिवाइड बाय 6 करता हूँ तो वैल्यू विल बी 50,000। तो अगर वो वैल्यू जो है वो 3,25,000 का 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ 50,000। यहाँ पर जो विनर है उसको 48,750 मिल रहा है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट विनर की जो सिक्योरिटी है, जो विनर की सिक्योरिटी वो तो बच जाएगी भाई, जो विनर की सिक्योरिटी है वो बच जाएगी। बट बाकी जो लोग हैं, टोटल पर्सन कितने, 12 है, 12 में से एक की बच गई, बाकी के 11 आपके पास जो वैल्यू होगा दैट विल डेफिनेटली बी लेस देन दैट ऑफ 48,750, उससे कम ही होगा क्योंकि विनर 48,750 वाला है, तो बाकी सबका उससे नीचे होगा। तो बाकी सबका अगर उससे नीचे वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 11 लोग ऐसे होंगे जिनकी सिक्योरिटी वापस नहीं होगा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बी के लिए इलेक्ट किया। तो अपने पास में यहाँ पर आंसर बन जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, देन फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन का भी आप आंसर कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। सिक्स क्वेश्चन, फॉर ऑल द 4 कैंडिडेट टेकन टुगेदर व्हाट वाज द अप्रॉक्सिमेट नंबर ऑफ वोट्स हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी बाय एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स। बहुत इजीली फिगर आउट कर लो क्योंकि आपने ऑलरेडी कर लिया यार, यहाँ पर 45,000 वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है 3,25,000 माइनस 48,750, उन सबका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर किसी का भी नहीं आया क्योंकि सबका सिक्योरिटी जो वो वापस हो रहा है। देन उसके बाद में अगर मैं डी का बात करूँ, डी के लिए अपने को चेक करना 1,75,000 का 1/6 जो होगा उससे वैल्यू कितनों का कम है और उसको सेपरेट करना है, ऐड करना है, ऐड करने के बाद में डिवाइडेड बाय ऑल दीज वैल्यूज, तो जो भी वैल्यू बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन इंटेंसिव है ये क्वेश्चन, राउंड 1 का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं पूरे पजल की बात करूँ, आपको इसमें इक्का दुक्का तिक्का क्वेश्चन पकड़ के सॉल्व कर लेना और आगे बढ़ जाना है। अननेसेसरी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे, अपना काम खराब करोगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम कंडीशन में नहीं करना चाहिए जब हमारे पास में ईजी क्वेश्चन रखे हुए हैं। भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बच्चों वाला क्वेश्चन है, अभी देखेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला, 6th में आया था भाई, मजे हैं इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो हमारे पास हल्के क्वेश्चन थे, अगर अननेसेसरी हम दूसरे क्वेश्चन पे टाइम दे देंगे तो हल्के क्वेश्चन हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा और वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाएंगे क्योंकि वो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा रीड करो, डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं। कह रहा 25 colored beads are to be arranged in a grid comprising of 5 rows and 5 columns। 5 रो 5 कॉलम, मतलब एक टेबल सा बनने वाला है। ईच सेल इन द ग्रिड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 1 बीड। एक सेट में उसमें सेल में एक ही बीड होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ईच बीड इज कलर्ड आइदर रेड, ब्लू एंड ग्रीन। while arranging the beads along any of the 5 rows or along any of the 5 columns, the rules given below are to be followed। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। पहला रूल कह रहा है 2 adjacent beads along the same row or column are always of different color। तो जो 2 adjacent होंगे वो हर बारी डिफरेंट कलर के होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेम कलर के हों। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ते ही दिमाग में रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट कह रहा है देयर इज एटलीस्ट 1 ग्रीन बीड बिटवीन एनी 2 ब्लू बीड्स। तो कई अगर 2 ब्लू बीड्स हैं उनके बीच में कम से कम एक ग्रीन बीड अपने पास होना चाहिए। ठीक है, 2 अगर ब्लू होंगी तो उनके बीच में कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए। तो आई होप सो आप मेरी नोटेशन समझ पा रहे हो कि मैंने क्या लिखा है कि जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, देन कह रहा है देयर इज एटलीस्ट 1 ब्लू एंड एटलीस्ट 1 ग्रीन बीड बिटवीन एनी 2 रेड बीड्स। ठीक है, रेड के अंदर क्या कंडीशन है कि यार कम से कम एक ग्रीन चाहिए ही चाहिए और कम से कम एक ब्लू भी चाहिए चाहिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यार ग्रीन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्रीन है अपना खुला पंछी, भैया जहाँ मन करेगा वहाँ पर आ सकता है। ठीक, ब्लू के लिए कंडीशन है
दो ब्लू होगा तो बीच में कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए। रेड के लिए दो कंडीशंस हैं कि भैया बीच में ब्लू भी चाहिए, बीच में ग्रीन भी चाहिए। सबसे ज़्यादा नाटक है रेड के, उससे कम नाटक है ब्लू के। ग्रीन का कोई नाटक नहीं है भाई, जैसा होगा ठीक है, चला लेंगे काम अपना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रूखी सूखी मिलेगी, खा के गुजारा कर लेंगे, वैसे वाले टाइप का पर्सन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग बीड्स ऑफ ओनली टू कलर्स इज what is the maximum possible number of red beads that can appear in any configuration, what is the minimum number of blue beads in any configuration, 2 red beads and 3 चमचम। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा अटपटी चीज़ ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई बनता है तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट द ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको टीटा में दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऑप्शंस मिल गए फिर बचा ही क्या, आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर किस रेंज में जाएगा। और जब टीटा में आता है तो ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। और आपके माइंड में ये ज़रूर स्ट्राइक करना चाहिए कि यार ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं कंप्लीटली सिमेट्री के ऊपर। अगर आप अपने दिमाग में सिमेट्री लेकर चल रहे हो कि यार मैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ही वैल्यूज़ को रखने वाला हूँ, तो आपका आंसर हर बार करेक्ट आएगा। बट अगर आप असिमेट्रिकल वे में आगे बढ़ने का ट्राई करोगे, कोई सिमेट्री नहीं, कोई पॉइंट जहाँ पे मन किया वहाँ पे रख दिया, जहाँ पे मन किया वहाँ पे रख दिया, असिमेट्री के चक्कर में आपकी चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो सिमेट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी को हम लोग टारगेट करने का ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले कह रहा था, चलो 5 का है, पहले 5 का वो बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है जी। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आप इसको। चलो जी, अब वो कह रहा है यार व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग बीड्स ऑफ ओनली 2 कलर। अगर मुझे 2 ही कलर यूज करने हैं तो क्या मैं रेड कलर यूज कर पाऊंगा? आई होप सो आप समझ पा रहे होगे कि भैया अगर मुझे 2 ही कलर यूज करने हैं, आई विल नॉट बी एबल टू यूज द रेड कलर। रीजन ये है सिंपल सा कि यार अगर मैं रेड कलर यूज करूंगा तो ब्लू एंड ग्रीन बीच में मुझे डालना पड़ेगा मजबूरी में, तो मैं रेड को अवॉइड करना चाहूंगा। और अगर मैंने रेड एक ही बार यूज करा, सिर्फ एक ही बार रेड आ रहा है, दूसरी बार रेड आ ही नहीं रहा, तो फिर भी प्रॉब्लम है। 2 रेड तो मुझे रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि 2 कलर से ही पूरा का पूरा भरना है, तो ओनली ग्रीन की हेल्प से मैं कर नहीं पाऊंगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेड को अवॉइड करना होगा, ब्लू एंड ग्रीन से मुझे बनाना होगा। मतलब ये वाली कंडीशन का मुझे ध्यान रखना है भैया। अगर मुझे ये वाली कंडीशन का ध्यान रखना है तो सिंपल, बहुत सिंपल। कैसे? देखो ग्रीन है अपना खुला पंछी, अगर ग्रीन खुला पंछी है तो ग्रीन की टेंशन ही नहीं है। बी को यहाँ पे रख दिया, बी को यहाँ पे रख दिया, बी को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में बी को यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा तो बी को यहाँ पे रख दिया, बी को यहाँ पे रख दिया, सिमिलरली बी को यहाँ पे रख दिया, बी को यहाँ पे रख दिया, बी को यहाँ पे रख दिया, सिमिलरली बी को यहाँ पे रख दिया, बी को यहाँ पे रख दिया, सिमिलरली बी को यहाँ पर, बी को यहाँ पर, बी को यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, अब जो ब्लैंक स्पेसेस बची हैं वो पूरा सिमेट्रिकल है, उन ब्लैंक स्पेसेस में आई कैन प्लेस जी एनीवेयर, जहाँ पर मेरा मन करेगा मैं कर सकता हूँ। भैया यहाँ पर जी आ जाए, यहाँ पर जी आ जाए, यहाँ पर जी आ जाए, यहाँ पर, 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 कहीं पे भी रखना चाहूँ आई कैन डू दैट। और दूसरा चीज़, यहाँ पर अब हमने बी रख के स्टार्ट किया था, अब इसका दूसरा सिमेट्री क्या होगा? यार एक बार बी यहाँ पे रख दूँ, एक बार बी यहाँ पे रख दूँ, अब बी यहाँ पर आएगा, 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 दिस वे। अब बाकी जो जगह बचेगी दैट विल बी फॉर ग्रीन। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकता। सिमेट्री हमने फॉलो करा, बी या तो इस पॉइंट पर आएगा, बी या तो इस पॉइंट पर आएगा। अगर इस पॉइंट पर आएगा तो एक सिमेट्री बन गया, और अगर इस पॉइंट पर आएगा तो दूसरा सिमेट्री बन गया। सिंपल एज दैट, कुछ है ही नहीं। अगर सिमेट्री पे अटैक करोगे देन दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, प्रॉब्लम नहीं हो सकता। देन कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रेड बीट्स दैट कैन अपीयर इन एनी कॉन्फ़िगरेशन। फिर से अगेन हमारा टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्फ़िगरेशन जो सिमेट्रिकल होगा उसी के ऊपर, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर रेड बीट्स। रेड बीट ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं, तो अगर रेड बीट ज़्यादा रखने हैं भाई रख देते हैं, क्या टेंशन है। चलो इसको अब मैं परमानेंट, चलो इसी के साथ जो मैंने अभी पेन यूज़ करा था उसी के साथ बना देता हूँ। देखो हमने सबसे पहले रेड यहाँ पे रखा, अब रेड जो है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। 2 स्पेसेस छोड़कर भी रख सकता था, 3 स्पेसेस छोड़ के भी रख सकता था, मैंने 2 स्पेसेस छोड़ के रखा, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने एक रेड यहाँ पे रख दिया, एक रेड यहाँ पे रख दिया, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। अब एक रेड यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पे रेड रखूंगा तो ना तो ऊपर रेड फिक्स कर पाऊंगा ना तो नीचे रेड फिक्स कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। नीचे यहाँ पे रेड रखा, अगर यहाँ पे रेड रखा तो ऊपर एक रेड रख पाऊंगा, यहाँ पर एक रेड रखा तो ऊपर यहाँ पे रेड रख पाऊंगा। अब आप ये भी चीज़ देख पा रहे होगी कि यार ये वाला रेड और ये वाला रेड इनके बीच में भी 2 का गैप है, ये वाला रेड और ये वाला रेड भी 2 का गैप है। यहाँ पर रेड की रो में कोई है नहीं, कॉलम में कोई है नहीं, ये वाले रेड और इस रेड के बीच में हमारे पास में 2 का डिफरेंस है, ये वाले रेड और ये वाले रेड के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो हमारे पास जो हो सकता था मैक्सिमम आर को फिट करने के में वो हमने रख दिए। सिमेट्री हमारा मेंटेन्ड है, हमारा काम चल गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आर को डाल ही नहीं पाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आर आ सकता है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। बात समझ में आई? कुछ और किसी और तरीके से देखना है। लेट इट बी में आप यहाँ पर आर रखना चाहते हो, आप यहाँ पर आर रख दो, ठीक है। देन आपने आर यहाँ पे रखा, आर यहाँ पे रखा, देन आपने आर यहाँ पे रखा। देन उसके बाद में अगर और आगे बढ़ाते हो, आपने आर यहाँ पे रखा, आर आपने यहाँ पे रखा, देन आपने आर यहाँ पे रखा, आर यहाँ पे रखा। इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं, वो सिमेट्री है। अगर आप सिमेट्री को लेकर चलोगे तो आपका आंसर सही बैठना गलत हो नहीं सकता। किसी और पॉइंट से पकड़ना, आपने यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पे रख लिया, देन आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, देन आपका यहाँ पे हो गया, देन आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया,
ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर होगा। देन उसके बाद में आपका यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, ये वाला यहाँ पर कुछ नहीं है, तो फिर से अपना 9। वो सिमेट्री तो चलेगा ही चलेगा, उस सिमेट्री में कभी भी हलचल नहीं हो सकता, वो सिमेट्री से आपको आंसर मिलना ही मिलना है। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू बीट्स एंड एनी कॉन्फ़िगरेशन, कम से कम ब्लू बीट्स जो होंगी वो किस कॉन्फ़िगरेशन में अपने पास में होनी चाहिए। ठीक है, देखो अगर मुझे ब्लू मिनिमम करनी है, मिनिमम अगर मुझे ब्लू करनी है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मैं ये चाहूँगा तीनों कलर यूज़ हो, क्योंकि अगर मैं 2 ही कलर यूज़ करता हूँ तो ब्लू मिनिमम नहीं हो पाएगा। ब्लू तो फिर बढ़ता ही जाएगा जितना हम बढ़ा लें, तीनों यूज़ करेंगे तो ब्लू के कम होने के चांसेस हैं। या फिर मैं बोलूँ मैं ओनली एंड ओनली रेड एंड ग्रीन यूज़ कर लेता, बट रेड अगर 2 आएंगे तो उनके बीच में ब्लू आएगा, तो ब्लू का आना तो प्रॉब्लमेटिक है ही चीज़। तो अगर ब्लू का आना कंफर्म है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मैं रेड यूज़ करूँगा, ग्रीन यूज़ करूँगा, साथ में ब्लू भी यूज़ करूँगा। बट मेरा टारगेट पॉइंट ये रहेगा कि मैं रेड के साथ में जितना कम से कम ब्लू हो उसका कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई करूँ। ठीक है, सेम पेन यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पर रेड रखा, 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 देन मैंने यहाँ पर रेड रखा, यहाँ पर रेड रखा, देन मैंने यहाँ पर रेड रखा, यहाँ पर रेड रखा। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने क्या बोला कि यार बी मुझे कम से कम रखना है, तो मैंने यहाँ पर बी डाल दिया, यहाँ पर ग्रीन हो गया, यहाँ पर ग्रीन हो गया। ठीक है, देन यहाँ पर ग्रीन हो गया, देन मैंने यहाँ पर ब्लू डाल दिया, यहाँ पर ग्रीन हो गया। ब्लू कम करना था, ब्लू कम करना था, यहाँ पर मैंने ब्लू रखा तो यहाँ पर ग्रीन हो गया, देन यहाँ पर ग्रीन हुआ तो यहाँ पर ब्लू हो गया, यहाँ पर ग्रीन हो गया। देन यहाँ पर हम लोग ग्रीन रख देंगे क्योंकि ब्लू के साथ ग्रीन आएगा, देन यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। देन उसके बाद में इस पॉइंट की मैं बात करूँ, यहाँ पर ब्लू है तो यहाँ पर ग्रीन आएगा, देन उसके बाद में यहाँ पर ब्लू आएगा, यहाँ पर ग्रीन आएगा, यहाँ पर ग्रीन आएगा। तो अपने पास में ब्लू मिनिमम हो गया, एक ब्लू यहाँ पर आया, एक ब्लू यहाँ पर आया, एक ब्लू अपने पास यहाँ पर आया, एक ब्लू अपने पास नीचे आया था। मेरा हो गया भाई साहब, पूरा ही बना देता हूँ यार, गलती हो गया, ज़्यादा फीलिंग हो गया तो वो मेरा पेन उड़ गया। ठीक है, हमने यहाँ पर आर रखा, 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 यहाँ पर आर रखा, यहाँ पर आर रखा, यहाँ पर आर रखा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में मेरा टारगेट पॉइंट ये था कि मुझे ब्लू कम से कम रखने हैं, तो मैं ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा। तो भैया अगर मुझे ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं तो ग्रीन भाई साहब यूज़ कर लेते हैं। मैंने बोला इस पॉइंट पर ग्रीन रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लू हुआ, छोड़ो, यहाँ पर ब्लू हुआ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ब्लू हो चुका है तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर अगर ब्लू ऑलरेडी आ चुका है तो साथ में ब्लू आएगा नहीं, इट हैज़ टू बी ग्रीन ओनली। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन होगा। अब यहाँ पर ग्रीन है तो ऊपर ग्रीन रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन है तो उसके साथ में मुझे ब्लू को रखना पड़ेगा मजबूरी में। ठीक है, अब इसके बाद में अगर इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर ब्लू रखना पड़ेगा मजबूरी में। अगर यहाँ की बात करें, ग्रीन रखना पड़ेगा मजबूरी में। यहाँ पर ब्लू है तो यहाँ पर ग्रीन रखना पड़ेगा मजबूरी में। देन यहाँ पर ग्रीन है तो यहाँ पर नीचे ब्लू रखना पड़ेगा मजबूरी में। देन उसके बाद में इस पॉइंट पर ब्लू रखना पड़ेगा, ग्रीन के एडजेसेंट में ग्रीन दोबारा आएगा नहीं तो ब्लू आना होगा। देन उसके नीचे जो है वो ग्रीन एंड ग्रीन रख सकता हूँ 2 बारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन ग्रीन यहाँ पर आ गए। देन उसके बाद में यहाँ की मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पर मैं ब्लू रख सकता हूँ, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा। सिंपल कहानी है आपका सिमेट्री का। अगर आपने सिमेट्री को फॉलो किया तो चांस ही नहीं है कि आपका गलत हो जाए, वो आपका सही ही बैठेगा। ठीक है, चलो जी, अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सबसेट था पहले के क्वेश्चन का ही, सेकंड क्वेश्चन का ही सबसेट था। देखते हैं कैसे। कह रहा 2 रेड बीट्स हैव बीन प्लेस्ड इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब यहाँ पर। देन कह रहा है एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर। ठीक है, हाउ मेनी मोर रेड बीट्स, मोर, हाउ मेनी मोर, इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग गलती खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं, भाई हमें गलतियाँ नहीं करना है इस पॉइंट पर। हाउ मेनी मोर रेड बीट्स कैन बी प्लेस सो एज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ रेड बीट्स यूज इन द कॉन्फिग्रेशन। ज़्यादा से ज़्यादा रेड यूज़ कर रहा है, सेकंड का ही वही प्रोसेस भाई, सिमेट्रिकली आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाओगे। देन मैं अगर मैं आर की यहाँ पे बात करूँ तो आई कैन प्लेस आर हेयर। सिमिलरली अगर मैं आर की यहाँ पर बात करूँ, आर आई कैन प्लेस हेयर, तो यहाँ पर दूसरा आर आ जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर मैं आर रख सकता हूँ। देन उसके अलावा मैं यहाँ पर आर रख सकता हूँ, यहाँ पर आर रख सकता हूँ। इसके अलावा कुछ और रख नहीं पाऊंगा। 1 8 2 3 4 5 6 7 8 है। उसने कहा था और कितने, हाउ मेनी मोर, 2 पहले से थे, 6 और आ गए, 6 विल बी माई आंसर फॉर दिस वन। तो यार ये क्वेश्चन हल्के हैं, 4-5 मिनट एग्जाम कंडीशन में आप कर सकते हो। एक चीज़ और समझ लो, अगर टीटा में कोई क्वेश्चन आया, आपने स्टेटमेंट समझा, आपने सॉल्विंग करा, बहुत ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन पे मत दिया करो। ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जो आपको स्ट्राइक किया उस टाइम पे आपने सॉल्विंग कर दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे ना, सोचते सोचते आप केस बनाते जाओगे और कुछ नहीं होगा। आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है कि भैया सिमेट्री है, सिमेट्री मेरा टारगेट है। मे भी 4 में से मैं एक क्वेश्चन गलत कर दूं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। एग्जामिनर भी चालू है, वो आपसे गलती करवा सकता है, आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी। अगर आप 4 मिनट में 3 क्वेश्चन सही करके 9 नंबर लेकर आ रहे हो तो सही है ना। 12 नहीं आएंगे, 12 लेने के लिए अगर 10 मिनट लेना पड़ रहा है तो फायदा ही क्या है यार। 3 मार्क्स के लिए मैं 6 मिनट और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। आप दूसरे क्वेश्चन पे वही टाइम दे दोगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। डेटा में है 4 में से आपने 3 सही करे, 9 मार्क्स मिल गए आपको। 4 मिनट का आपको टाइम लगा, 4 मिनट में 9 मार्क्स मिलेंगे। बाकी 6 मिनट किसी और पजल में दे दोगे, उसके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये अगेन 4 वाला क्वेश्चन। 4 में ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, खुशियाँ मनाओ, फिर भी अटक जाते हैं लोग, नहीं आता है सॉल्व करना,
बेस्ट मेथड्स क्या हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं पता रहता। तो ध्यान से इसको रीड करो, देन डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, चलो। कह रहा द ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉलेज इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज 8 सेमिनार्स, 1 फॉर ईच ऑफ द 8 डॉक्टोरल स्टूडेंट्स ABCDEFGH. 4 of them are from economics, 3 are from sociology, and 1 from the anthropology department. Each student is guided by 1 among PQRST, 2 students are guided by each of PRT, and while 1 student is guided by each of Q&S. Each student is guided by a guide belonging to their department. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको समझना होगा ये पॉइंट को। देखो, मान लो कोई स्टूडेंट हो, आप हो, आपको मैं करा रहा हूँ LRDI, ठीक है। तो अगर मैं LRDI करा रहा हूँ तो कोई और स्टूडेंट भी मेरे पास पढ़ने आएगा ना। मान लो मैं 2 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक आप हो, एक आपका भाई है, ठीक। तो अगर मैं LRDI पढ़ाता हूँ तो आप हो चाहे आपका भाई हो, मे बी आपको स्टेटमेंट बोला जाए कि आप मुझसे पढ़ने आए और आप मुझसे LRDI पढ़ रहे हो, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अगर मैं आपके भाई को पढ़ा रहा हूँ तो वो भी LRDI पढ़ रहा होगा और मैं LRDI का टीचर हूँ, तो मैं एज ए LRDI टीचर आप दोनों को बिलोंग करूँगा। बात समझ रहे हो? सिमिलरली बाकी कुछ और पॉइंट दिए होंगे, उनके बारे में बात करेंगे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही था जिसमें प्रॉब्लम हुआ हो सकता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। Each seminar is scheduled in one of the 4 consecutive 30-minute slots starting at 9, 9:30, 10, 10:30. More than one seminar can be scheduled in a slot provided the guide is free. Only 3 rooms are available and hence at most 3 seminars can be scheduled in a slot. Students who are guided by the same guide must be scheduled. ये भाई साहब important point है। Students who are guided by the same guide must be scheduled in consecutive slots. मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके भाई को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो आप दोनों को पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स में पढ़ा रहा हूँ। मे बी मैं आपको एक पर्सन को 9 बजे पढ़ा रहा हूँ, दूसरे को 9:30 पे। ऐसा नहीं हो सकता एक को 9 बजे पढ़ा रहा हूँ, एक को 10 बजे या 10:30 पे पढ़ा रहा हूँ, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो जी, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, दिमाग इन पे लगेगा, एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व आपको करना होगा। हु ऑल आर नॉट गाइडिंग समथिंग समथिंग समथिंग। 6 क्वेश्चन का सेट है भाई, हल्का तो रहेगा ना, 6 वाला थोड़ा सा मेहनत आपसे ज़्यादा करवाता है, ठीक है। चलो, मैंने आपको बताया था लास्ट जो वीडियो था, जो रिवीजन वीडियो था LRDI, जिसमें 2020 स्लॉट 1 पेपर या शायद 2021 स्लॉट 1 में भी मैंने ये चीज़ बताया था कि टेबल मल्टीपल बनाने में शर्माया मत करो। टेबल्स अगर मल्टीपल बनाने पड़े तो शर्माया मत करो, जहाँ पर जरूरत है अलग से टेबल बना लो। देखो होता क्या है ना, 1 पॉइंट एग्जामिनर ने यहाँ पे दे दिया आपको लड़ने के लिए, 1 पॉइंट उसने यहाँ पर दे दिया लड़ने के लिए, 1 पॉइंट आपको नीचे दे दिया लड़ने के लिए, ठीक है। अगर आप एक ही पॉइंट पे लड़ते रहोगे तो बाकी दोनों पॉइंट जो है नजरअंदाज हो जाएंगे। मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार जो इजीली जिस लेवल तक मैं सॉल्व करना चाहता हूँ ना, मे बी इस पॉइंट को मैं सॉल्व करके यहाँ से इधर खींच के ले जाऊँ, ये वाला पॉइंट सॉल्व करके यहाँ तक ले आऊँ और ये वाला पॉइंट सॉल्व करके यहाँ तक ले आऊँ। तो तीनों चीज़ें जब साथ में आ जाएंगी ना तो मेरा सोल्यूशन समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा सामने। बट अगर मैं एक ही सॉल्व कर रहा हूँ, एक यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पर पड़ा है, मैं उसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ बट इस पॉइंट को इधर लेकर नहीं आ रहा क्लोज सॉल्विंग के, तो फिर मैं इतना दूर तक लेके जाना एक जगह को दूर मुश्किल हो जाएगा ना। तो तीनों को अगर साथ में जोड़ दोगे आपकी कहानी आसान हो जाएगी। जो जो ईजी चीज़ें होंगी सॉल्व होने वाली तीनों में, वो आपकी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। करते हैं ट्राई। जो जो चीज़ सामने आती है उसको नोट डाउन कर लिया करो साइड में, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा डेटा मत स्टोर किया करो, कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम आने पे पॉइंट याद नहीं आएगा कि क्या पॉइंट था, ठीक है। तो अपने पास में थे टोटल 8 लोग, 8 स्टूडेंट्स थे, ABCDEFGH, और उसके अलावा अपने पास में ईच स्टूडेंट इज गाइडेड बाय 1 अमंग PQRST, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि PRT वाले जो 2 लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैंने लिख दिया पहले P, देन मैंने लिख दिया R, देन मैंने लिख दिया T, देन मैंने लिखा Q एंड S, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है और इसमें 1 है, ठीक है। अब इनमें कौन कौन होगा मुझे नहीं पता, बट टाइम आने पे पता चल जाएगा। देन कह रहा है ईच स्टूडेंट इज गाइडेड बाय अ गाइड, ठीक है। ईच सेमिनार शेड्यूल 1 ऑफ द 30, ठीक है। तो मेरे पास 3 स्लॉट्स हैं, एक 9 बजे का स्लॉट है, एक 9:30 का स्लॉट है, एक 10 बजे का स्लॉट है, एक 10:30 का स्लॉट है। और बोला गया था कि 1 से ज़्यादा जो है वो हो सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा नहीं होंगे किसी भी स्लॉट में, ठीक है जी। 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, मे बी किसी में 1 ही हो, मे बी किसी में 2 हो, मे बी किसी में 3 हो, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, इतना कंफर्म था, ठीक है। और more than can be scheduled provided the guide is free, only 3 rooms are available and hence at most 3 seminars can be scheduled, students who guided are ठीक, ओके। अब आते हैं द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन पे। किसी क्वेश्चन में कुछ हेल्प मिल रहा हो एक बार वो भी रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। हाथ पैर मारना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट मत रीड किया करो, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज वाली बात है। हु ऑल आर नॉट गाइडिंग एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट, वो थोड़ा सा टाइम देने के बाद में पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरी ट्रू, टाइम देने के बाद पता चलने वाली चीज़ें हैं। इफ डी शेड्यूल्ड इन अ स्लॉट लेटर देन क्यू, मतलब भाई साहब ये पोर्शन पढ़ते ही आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि डेफिनेट अरेंजमेंट पहली बार में बन के नहीं आने वाला है।
देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज एज वेल, मे बी सारा का सारा डेटा फिल ना हो रहा हो। मुझे जल्दबाजी में ये नहीं सोचना है कि मैं हर पूरा का पूरा सॉल्व करने का ट्राई करूँ, तो जल्दबाजी करने के चक्कर में काम हो जाएगा लेट, क्योंकि ढूंढते रह जाओगे और ढूंढने वाला कुछ होगा ही नहीं। देन कह रहा है पी एंड क्यू बोथ आर इन द सेम स्लॉट, ठीक है। इफ डी शेड्यूल इन द स्लॉट इमीडिएटली बिफोर की, मतलब है भाई अंदर कुछ ना कुछ लोचा है, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं कितना लोचा है। कह रहा सेमिनार्स बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स आर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट्स, मतलब इसमें कोई इकोनॉमिक्स वाला होगा, इसमें इकोनॉमिक्स वाला होगा, कौन है वो इकोनॉमिक्स वाला मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है यार इकोनॉमिक्स वाला इधर 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 4 लोग हैं, चारों के चारों होंगे, ठीक है। सेमिनार बाय स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स आर शेड्यूल्ड इन, ठीक है, ओके। और मेरे पास में ये भी लिख ही लेता हूँ कि इकोनॉमिक्स वाले 4 हैं, इधर नहीं, इधर फिर कचरा हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। इकोनॉमिक्स वाले अपने पास में 4 हैं, और सोशियोलॉजी वाले अपने पास में 3 हैं, और एंथ्रोपोलॉजी वाले अपने पास में 1 है। 8 लोग पूरे हो गए, ठीक है। देन कह रहा है एज इज द ओनली सेमिनार, ये वाला सेकंड पॉइंट, ए का सेमिनार इज द ओनली सेमिनार विच इज शेड्यूल्ड एट 10 AM एंड इट इज गाइडेड बाय आर, तो आर ही गाइड करता है ए को, और ए इज द ओनली सेमिनार दैट इज शेड्यूल्ड एट 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए का ओनली सेमिनार है जो कि 10 बजे होता है, ए के अलावा कोई और होगा नहीं, और ए का इकोनॉमिक्स भी तो हो सकता है। चलो इसको ए को यहाँ पे नहीं डालते अभी के लिए, ठीक है, ए को अभी के लिए यहाँ पे नहीं डालते, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा। कह रहा है एज इज द ओनली सेमिनार दैट इज शेड्यूल्ड एट 10 AM एंड ए इज गाइडेड बाय आर, 10 बजे सिर्फ एक ही सेमिनार स्लॉट हो रहा है, सेमिनार शेड्यूल हो रहा है, दैट बिलोंग्स टू ए, तो अगर एक ही सेमिनार होना है और वो ए को बिलोंग करता है और इकोनॉमिक्स वाला यहाँ पर आना ही आना है, तो मतलब ए यहीं पे होगा, इसके अलावा ए कहीं पे जा ही नहीं सकता भाई, यहीं पे होगा। ए शुड बी प्रेजेंट एट दिस प्लेस ओनली, मतलब इस जगह पर कोई और सेमिनार कंडक्ट नहीं किया जाएगा, सेकंड पॉइंट में ऑलरेडी क्लियरली बोल रहा है। एज इज द ओनली सेमिनार दैट इज शेड्यूल्ड एट 10 AM एंड ए इज गाइडेड बाय आर, तो अगर ए इज गाइडेड बाय आर है, ए बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स है, तो आई कैन से दैट आर जो होगा दैट बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स ओनली, आर जो होगा वो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, आपका और आपका भाई जो है वो मुझसे अगर LRDA पढ़ते हैं, तो अगर मैं LRDA पढ़ाता हूँ तो मेरे पास 2 लोग आ रहे होंगे, मैं दोनों को LRDA ही पढ़ाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आर किसी एक पर्सन ए को इकोनॉमिक्स करा रहा है, तो कोई और पर्सन XYZ आएगा, उसको भी इकोनॉमिक्स ही कराएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा है एफ इज एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट हु सेमिनार शेड्यूल्ड एट 10:30 पे एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में अपने पास में एफ, ठीक है, एफ के लिए लिख देते हैं इधर एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। देन उसके बाद में कह रहा है द सेमिनार ऑफ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, द सेमिनार इज शेड्यूल्ड एट 9 AM, तो सोशियोलॉजी वाला यहाँ पर कोई आएगा 9, ठीक है। देन कह रहा बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है, बी एंड जी बोथ आर सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों पी को भी बिलोंग कर सकते हैं, दोनों के दोनों टी को भी बिलोंग कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अभी नहीं पता। देन कह रहा है हु सेमिनार शेड्यूल्ड इन द, अच्छा बी एंड जी बोथ आर, ठीक है, पी और टी और क्यू और एस को भी बिलोंग कर सकता है, मे बी कोई क्यू वाला जो हो वो पढ़ाता हो सोशियोलॉजी, तो बी जो है उससे पढ़ रहा हो या जी उससे पढ़ रहा हो, अभी नहीं पता, ठीक है। देन कह रहा है द सेमिनार ऑफ एन इकोनॉमिक स्टूडेंट हु इज गाइडेड बाय टी, मतलब टी जो है वो इकोनॉमिक्स कराता है, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर टी इकोनॉमिक्स कराता है और मेरे पास में 3 सोशियोलॉजी स्टूडेंट है, इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है, मेरे पास 3 सोशियोलॉजी स्टूडेंट है, तो क्यू एंड एस मिलकर तो दोनों सोशियोलॉजी पढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि मुझे 3 लोग चाहिए जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो वो किन से पढ़ेंगे? जो पढ़ा रहा है उसी से पढ़ रहे होंगे। तो पी 2 लोगों को करा रहा है, मतलब ये सोशियोलॉजी को डेफिनेटली बिलोंग करेगा ना। क्यू और एस में से कोई एक सोशियोलॉजी को बिलोंग करेगा, दूसरा जो है किसी और सेक्शन को बिलोंग करेगा। तो पी का सोशियोलॉजी में आना कंफर्म हो गया भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सोशियोलॉजी को बिलोंग करेगा फॉर श्योर, ठीक है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, पी एंड जी आर। अब मैं क्यू और एस की बात करूँ, क्यू और एस में से कोई एक एंथ्रोपोलॉजी का होगा और दूसरा जो होगा वो अपने पास में सोशियोलॉजी का होगा। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, सिमिलरली यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी और यहाँ पर सोशियोलॉजी, ठीक है। मे भी पता चल जाए थोड़ी देर में, मे भी ना पता चले, कोई बात नहीं, हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें ये पता चल गया, कह रहा है कि बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट हु सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। बी एंड जी के सेमिनार सेम स्लॉट में होने वाले हैं, मतलब बी एंड जी को दोनों को सेम पर्सन पढ़ा रहा होगा। नहीं, बी एंड जी को दोनों को अलग अलग पर्सन पढ़ा रहे होंगे। कह रहा है बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट हु सेमिनार आर शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। तो भैया अगर सेम स्लॉट में हो रहे हैं तो एक टीचर तो वो बिजी होगा ना एक स्लॉट में। तो अगर दोनों लोग सेम स्लॉट में पढ़ रहे हैं, दोनों सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मतलब एक टीचर ने एक को पकड़ के बैठा रहा होगा, पढ़ा रहा होगा सोशियोलॉजी, और दूसरा टीचर दूसरे को पकड़ के बैठा रहा होगा, मतलब मे बी एक को पी पढ़ा रहा होगा, दूसरे को क्यू या एस में से कोई एक पढ़ा रहा होगा। कौन होगा मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के बाद थोड़ा आइडिया लग सकता है। तो सेमिनार ऑफ एन इकोनॉमिक स्टूडेंट हु इज गाइडेड बाय टी इज ऑल्सो शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी के लिए रोकते हैं। अगला पॉइंट, पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी। लो भाई, इसमें हो ही गया काम।
काम तमाम हो गया। पी जो है वो बी एंड सी को गाइड कर रहा है दोनों को, ठीक है। है स्टूडेंट शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट 2 स्लॉट्स, पहले 2 स्लॉट्स में आने वाले हैं बी सी, तो मे बी बी ऊपर हो नीचे सी हो, और जो सी है सी ऊपर हो और बी नीचे हो, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है ए एंड जी आर शेड्यूल्ड इन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स। तो भाई साहब अगर ए इस पॉइंट पर है, देखो अगर ए इस पॉइंट पर है तो जी इस पॉइंट पर होना चाहिए, 9:30 वाले स्लॉट में होना चाहिए, ठीक है। और जी जो है वो सोशियोलॉजी को बिलोंग करता है तो इकोनॉमिक्स को बिलोंग करेगा नहीं, तो मतलब इस पॉइंट पर भी सोशियोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। और ए एंड जी बिलोंग्स टू कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। अगर जी यहाँ पर आया, मेरे पास पॉइंट है बी, ये वाला बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हुज सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट, तो मतलब बी भी सोशियोलॉजी को बिलोंग करेगा और बी का सेमिनार भी यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो चुके, मतलब यहाँ पर अब कोई सेमिनार नहीं होगा, यहाँ पर कोई सेमिनार नहीं होगा, ठीक है। हमने एक ABCDEFGH को पकड़ा, उससे कुछ सॉल्विंग करने का ट्राई करा, PQRST पकड़ा, उससे सॉल्विंग करने का ट्राई करा, टाइम स्लॉट पकड़ा, तीनों चीज़ों को मिलाकर फिट कर दिया तो अपना काम चल गया, ब्रह्मास्त्र बन गया अपना, तीनों टुकड़े जुड़े और अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो बनता नजर आ रहा सामने। देन कह रहा था ए एंड जी, शी का ये हो चुका है। पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी है स्टूडेंट्स शेड्यूल्ड इन फर्स्ट स्लॉट्स, तो इसका मतलब होगा जो सी होगा ना वो फर्स्ट स्लॉट को बिलोंग करेगा, और अगर सी फर्स्ट स्लॉट को बिलोंग कर रहा है तो वो यहीं तो होना चाहिए, सोशियोलॉजी के लिए एक ही जगह बचा, तो यहाँ पर आ गया। अब मेरे पास बचा कौन कौन है, एक मेरे पास बचा है डी बचा, ई बचा और एच बचा, तो डी ई एच तीनों के तीनों इकोनॉमिक्स को बिलोंग करेंगे, दैट इज फॉर श्योर, हमें पता है। बट कौन से स्लॉट में कौन बिलोंग करेगा मुझे ये नहीं पता, और कौन किसको पढ़ा रहा होगा मुझे ये नहीं पता, बट ये पता है कि डी ई एंड एच ऑल 3 बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स, एंड बाकी अपना काम आगे बढ़ जाएगा। मतलब डी ई एच में से कोई एक यहाँ पर होगा, लिख देते हैं इधर, कलर चेंज करके लिख देता हूँ और बेटर आपके लिए। डी ई और एच में से कोई एक यहाँ पर होगा, और डी ई और एच में से बाकी 2 लोग यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब अपने पास में बचा है एंथ्रोपोलॉजी, उसको क्यू और एस को बिलोंग करना है, तो मतलब यहाँ पर क्यू और एस में से कोई एक होना चाहिए, क्यू और एस इसका कोई एक मेंटर होगा। देन उसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ बी और सी दोनों सोशियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक्स को बिलोंग करता है, तो ये जी जो होगा, ये वाला जी जो होगा, ये बिलोंग कर रहा होगा क्यू को या एस को, ठीक है। बात समझ के आगे एक चीज़ आपको और सोचनी चाहिए थी यहाँ पर, क्या, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी का एक ही पर्सन था, मुझे ऑलरेडी पता था 4 इकोनॉमिक्स के हैं, 3 अपने पास सोशियोलॉजी के हैं और एक एंथ्रोपोलॉजी का है, तो भैया अगर एक एंथ्रोपोलॉजी का है ना तो ऑटोमेटिकली मींस दैट वो क्यू और एस में से ही कोई एक होगा। मे बी आपके माइंड में आया कि एंथ्रोपोलॉजी वाला पी भी तो पढ़ा सकता है, भैया अगर पी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहा होगा तो वो किसी और को भी तो पढ़ा रहा होगा ना, 2 लोगों को पढ़ाता है वो, तो 2 लोग होने चाहिए थे कम से कम एंथ्रोपोलॉजी के, बट एक ही पर्सन है, तो ऑटोमेटिकली मींस दैट एंथ्रोपोलॉजी पी आर टी को बिलोंग नहीं कर सकता, इट हैज़ टू बिलोंग क्यू एंड एस। वो सिंपल सी बात थी, आई होप सो आपको स्ट्राइक किया होगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कह रहा है 2 सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट, सही बात है यार, ये तो हो ही गया। कह रहा है ओनली 1 सेमिनार शेड्यूल सेकंड स्लॉट, गलत है। 3 सेमिनार फर्स्ट स्लॉट, गलत है। 3 सेमिनार शेड्यूल लास्ट स्लॉट, गलत है। पहला अपना आंसर जो मिल चुका है। कह रहा है हु ऑल आर नॉट गाइडिंग एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, चेक कर लो इकोनॉमिक स्टूडेंट जो कौन गाइड नहीं कर रहा है। देखो इकोनॉमिक स्टूडेंट को आर और टी गाइड कर रहा है, तो जो ऑप्शन में आर और टी दोनों नहीं होंगे वो अपना आंसर होगा। आर है तो आंसर नहीं होगा, आर है आंसर नहीं होगा, आर है अपना आंसर नहीं होगा, दिस वन विल बी आर आंसर, सेकंड डी ऑप्शन विल बी आर आंसर। तो क्वेश्चन जो 6 वाले हैं ना उनमें आप ये चीज़ समझो कि यार 6 के 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, आप पहले 2 3 4 क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 5th एंड 6th में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, थोड़ी ज़्यादा लंबी कहानी खिंच जाती है वहाँ पर, बट 2 3 4 क्वेश्चन करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, ठीक है। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू। पहला कह रहा है क्यू इज गाइडिंग जी, क्यू इज गाइडिंग जी, इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। एच इज़ एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, दैट इज़ फॉर श्योर, हमें पता है एच इज़ एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई नीड नॉट चेक फॉर ऑल द अदर ऑप्शंस, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, मुझे मिल चुका है यार एच जो है इकोनॉमिक्स वाला ही होना चाहिए, कोई और जगह बचा नहीं था। सिमिलरली डी शेड्यूल इन अ स्लॉट आर लेटर देन क्यू, क्यू के शेड्यूल के बाद में डी आना है, मतलब क्यू को इस पॉइंट पर आना पड़ेगा मजबूरी में, तो डी यहाँ पर आएगा, तो मतलब एस जो है वो यहाँ पर आएगा। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, कह रहा है ई एंड एच आर गाइडेड बाय टी, ई एंड एच आर गाइडेड बाय टी, इज आर ट्रू मांग रहा है ना वो। देन कह रहा है जी इज गाइडेड बाय क्यू, जी इज गाइडेड बाय क्यू तो चलो कंफर्म है, ठीक है। कह रहा है ई एंड एच आर गाइडेड बाय टी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ टी के 2 लोग बचे थे ना, ठीक है ठीक है, ए जो है वो आर को बिलोंग करता है, ठीक है। टी वाले 2 लोग बचे हैं, तो टी वाला एक यहाँ पर होने वाला था, तो टी वाला दूसरा यहीं पे होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स में पढ़ाएगा जो भी पर्सन पढ़ाएगा। इस जगह पर आर है, क्योंकि मुझे पता था कि यार ए जो है वो ए को कौन पढ़ा रहा है, आर पढ़ा रहा है, मुझे ऑलरेडी पता था,
तो इट ऑटोमेटिकली मीन टी अगर एक इस जगह पर होगा तो दूसरा टी इस जगह पर आना ही पड़ेगा फॉर श्योर, तो अपना आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। यहाँ पर गलती किया हो सकता है स्टूडेंट्स ने जल्दबाजी में सेकंड को आंसर मार्क कर दिया कि ओनली टू हो, बोथ 1 and 2 होगा, ठीक है। देन कह रहा है इफ ई एंड क्यू आर बोथ शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट, ई एंड क्यू। देखो अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखने की बात करता हूँ, वो कह रहा है ई एंड क्यू बोथ शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट, ठीक है, तो ई कैन बी प्रेजेंट हियर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर मैं क्यू यहाँ पे रखूँ देन ई कैन बी प्रेजेंट हियर, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड टी, ठीक है। देखो अगर मैंने रखा है ई एंड क्यू, मान लो मैंने ई एंड क्यू यहाँ पे रखा, ठीक है, ई एंड क्यू आर बोथ इन द सेम स्लॉट, ठीक है, तो एस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, तो डी एच टी की वो बात कर रहा है ना, ई यहाँ पर आ गया तो डी और एच यहाँ पर आएंगे, और अगर ई यहाँ पे आ रहा है तो ई को बिलोंग करेगा, आर बिलोंग करना पड़ेगा, ई को आर, ठीक है, आर बिलोंग करना पड़ेगा। देखो सिंपल सिंपल, बहुत बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। कैसे? देखो अगर ए जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है ना, और मेरे पास बचा कौन है, मेरे पास बचा है, देखो देखो देखो, अगर मैं बी सी की बात करूँ ना, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, पी का कहानी खत्म हो गया। अगर मैं आर का बात करूँ, आर का ए ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। देखो अगर आर का दूसरा यहाँ पर रख दूंगा ना, तो टी के दोनों बेचारे एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे ध्यान में बस ये रखना है कि यार यहाँ पर अगर आर आएगा, दूसरा आर यहाँ पर आएगा, एक टी यहाँ पर आएगा, दूसरा टी यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर टी का आना कंफर्म था। क्यों कंफर्म था? वो पॉइंट गिवन था यहाँ पर, ये वाला 5th पॉइंट, बी एंड जी, ये वाला, द सेमिनार ऑफ एन इकोनॉमिक स्टूडेंट हु इज गाइडेड बाय टी इज ऑल्सो शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। तो यहाँ पर टी का आना कंफर्म है भैया, अगर यहाँ पर टी का आना कंफर्म है, दूसरा टी यहीं पर आएगा, आर यहाँ पर ऑलरेडी है, तो आर यहाँ पर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मेरे हिसाब से आंसर एटलीस्ट 1 of डी एच टी बनना चाहिए, यही बनना चाहिए, एक बार आप चेक कर लेना। देन कह रहा है इफ डी शेड्यूल इन द स्लॉट इमीडिएटली बिफोर क्यू का स्लॉट, डी तो मतलब क्यू को यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि क्यू अगर यहाँ पर आएगा तो डी यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है। क्यू यहाँ पर आएगा तो डी विल बी प्रेजेंट हियर, तो ई और एच में से कोई एक यहाँ पर आएगा, ई और एच में से कोई दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। अब चेक कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप सो कहानी समझ में आया होगा। अगर तीनों जगह को जुगाड़ कर दोगे ना भाई, परम शक्ति बन जाती है वो। देखे होगे ना अपने ब्रह्मास्त्र, तो वही वाली कहानी है। तीनों तरफ से अगर जोड़ पा रहे हो तो जोड़ दो यार, अगर नहीं जोड़ता तो अलग बात है, बट अगर जोड़ पा रहे हो जोड़ दो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से इसका स्टेटमेंट रीड करो, सॉल्विंग इसका स्टार्ट करते हैं। कह रहा शॉपिंग मॉल हैज़ अ लार्ज बेसमेंट पार्किंग लॉट विद पार्किंग स्लॉट्स पेंटेड इन along a single row. These slots are quite narrow. A compact car can fit in a single slot, but an SUV requires 2 slots. I hope so basic information आपको होगा कार्स के बारे में। कॉम्पैक्ट कार है, जैसा नाम है वो कॉम्पैक्ट है। हमारा हो गया ऑल्टो हो गई, नॉर्मल कार छोटी कार है, एडजस्ट हो जाती है। वैगनार हो गई, छोटी कार है, एडजस्ट हो जाती है एक स्लॉट में। बड़ी कार मे बी फॉर्च्यूनर हो, तो उसको एक पार्किंग स्लॉट जो है ना वो नहीं लगता भाई साहब, वो बेचारी फंस जाएगी उसमें, अंदर एंटर ही नहीं हो पाएगी उसकी। तो वो 2 स्लॉट जो है वो कवर करती है, एक स्लॉट में उसका काम बन नहीं पाता, ठीक है। देन कह रहा है व्हेन अ कार अराइव्स द पार्किंग अटेंडेंट गाइड्स द कार टू द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रो इनटू व्हिच द कार कैन फिट। देखो मैं सबसे पहले मॉल में एंटर करता हूँ, सबसे पहले कोई आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरह से पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं। मे बी मैं एक छोटी कार लेकर आया हूँ, कॉम्पैक्ट कार लेकर पहुँचा हूँ, सबसे पहले नंबर पे मैंने एंट्री करा, तो पहले नंबर पे मेरा बारी आ जाएगा, मुझे जगह मिल जाएगी कार खड़ी करने के लिए, ठीक है। अब मे बी मैं SUV लेकर आया हूँ, मे बी मैं फॉर्च्यूनर लेकर आया हूँ, तो मैं अगर पहले नंबर पे आया हूँ, तो मैं जो पहले नंबर पे आया हूँ, तो उस जगह पर मुझे 2 स्लॉट्स लेने पड़ेंगे। 2 स्लॉट्स लेने का मतलब ये है कि पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, दोनों स्लॉट्स में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो मैं अपनी लेकर आया हूँ, फॉर्च्यूनर लेकर आया, मैंने 2 स्लॉट्स जो बुक कर लिए, ठीक है। स्लॉट 1 था, स्लॉट 2 था, वो उसके अंदर छिपा हुआ है। फॉर्च्यूनर के अंदर 2 स्लॉट लग गए, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, ठीक है। मैंने ये बोला यार, अब जो फॉर्च्यूनर उठे के निकलेगी ना, मान लो मैं एग्जिट करता हूँ, मॉल गया, मॉल से एग्जिट करता हूँ, तो अब जो मैं निकलूंगा ना, तो मैं 2 वेकेंट स्लॉट्स बना दूंगा, उसमें 2 कॉम्पैक्ट कार्स आकर फिट हो सकती हैं, और अगर एक SUV कार आएगा तो वो दोनों के दोनों जो वेकेंट स्लॉट्स होंगे वो बुक कर लेगा। एज सिंपल एज दैट, अपनी कहानी ऊपर है। देन कह रहा है फॉर इंस्टेंस सपोज है, कहानी अवेलेबल है, चाहते हो तो चलो कर ही देते हैं, पढ़ देते हैं, आपका काम आएगा। कह रहा है फॉर इंस्टेंस सपोज कार्स नंबर 1 through 5 अराइव एंड पार्क वेयर कार्स 1, 3, 5 आर कॉम्पैक्ट कार्स एंड 2 and 4 आर SUVs। और एक चीज़ और, 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब है उनकी एंट्रीज के साथ में, उनके पार्किंग स्लॉट्स के साथ नहीं, कि भैया अगर दूसरे नंबर पे कोई कार आया तो वो सेकंड पार्किंग स्लॉट लेगी, तीसरे नंबर पे कोई कार आई तो थर्ड पार्किंग स्लॉट लेगी, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो व्हीकल्स को एक नंबर दे दिया गया कि यार पहले नंबर पे एक कार आया, मे बी वो कॉम्पैक्ट हो, मे बी वो SUV हो, दूसरे पे कार आया, कॉम्पैक्ट हो या SUV हो। अगर कॉम्पैक्ट होगा देन इट विल टेक 1 स्लॉट, एंड अगर वो एक SUV होगा देन इट विल टेक 2 स्लॉट्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देन कह रहा अपने पास में 3 कार्स आई, एक 1, 3, 5 जो वो कॉम्पैक्ट कार्स है,
और अपने पास में 2 and 4 जो हैं वो SUV कार्स हैं, ठीक है। एट दिस पॉइंट द पार्किंग लॉट वुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द सीक्वेंस 1 2 3 4 5 इफ कार्स 2 and 5 नाउ वेकेट देयर स्लॉट्स। 2 and 5 अगर अपने स्लॉट्स वेकेट करते हैं, देखो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, इसमें अपने पास में 2 एक SUV था, 4 एक SUV था। अब वो कह रहा है कौन कौन से अपने स्लॉट अवेलेबल करेंगे, 2 छोड़ देगा अपना, 5 छोड़ देगा, ठीक है। तो बन के क्या आएगा, 1 आएगा। अब 2 क्योंकि एक SUV कार था तो 2 स्लॉट उसके अंदर से निकल आएंगे, मतलब एक वेकेंट स्लॉट ये हुआ, एक वेकेंट स्लॉट ये हुआ। देन उसके बाद में एज मेंशन 3 and 4 विल बी प्रेजेंट, क्योंकि 3 and 4 अपनी जगह से नहीं हिले। देन फिफ्थ जो है वो अपनी जगह से चला गया, तो फिफ्थ का मेरे लिए कोई रोल नहीं है, वो चला गया, वो एंड से गया है, तो वहां पर अगर कोई आना होगा वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, अगर नहीं आना होगा दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो यहाँ के लिए मैंने कुछ वेकेंट वाला कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो लास्ट स्लॉट है, वो सीरियल ऑर्डर में आता है, तो अगर सीरियल ऑर्डर में आ रहा होगा तो वो दिख ही जाएगा सामने वालों को कि यार वो चीज़ एम्प्टी है, ठीक है ना। कह रहा है इफ कॉम्पैक्ट, अब अच्छा ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन वो बोला, कह रहा है इफ अ कॉम्पैक्ट कार, अब अगर कॉम्पैक्ट कार 6 अराइव सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय एन SUV नंबर 7, पहले 6 कार आती है जो कि एक कॉम्पैक्ट कार है, और उसके बाद में 7 कार आती है जो कि एक SUV कार है। द पार्किंग लॉट वुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द सीक्वेंस 1 6 V एंड देन 3 4 7। ऐसा क्यों हुआ, देखो सबसे पहले अगर 6 कार आई तो जो अब जब वो एंट्री करेगा वो देखेगा यार ये वाला जगह खाली है, ये जगह खाली है, कॉम्पैक्ट कार है, दोनों में से कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगी, जो सबसे पहले स्लॉट अवेलेबल था उस पर एडजस्ट होगी। कहाँ पर एडजस्ट होगी, इस पॉइंट पर आकर वो बैठ जाएगी, ठीक है। अब एक वेकेंट स्लॉट बचा है, अगली गाड़ी कौन सी आई, SUV गाड़ी आई 7 नंबर की, अब वो 2 स्लॉट चाहिए, अब 2 स्लॉट उसको एक ही स्लॉट दिख रहा है, तो 7 नंबर वाली गाड़ी इस जगह पर तो नहीं आ पाएगी, तो 7 नंबर वाली गाड़ी यहाँ पर आएगी, 2 स्लॉट्स वो ले जाएगी। तो वही अपने पास कहानी बनी हुई है 1 6 V 3 4 7। आई होप सो अंदर की बात आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन सॉल्विंग पे मूव कर जाते हैं। कह रहा है इनिशियली कार्स नंबर्ड 1 2 3 4 अराइव अमंग विच 1 and 4 आर SUVs। 1 2 3 and 4, 1 and 4 आर SUVs, 2 and 3 आर कॉम्पैक्ट कार्स। कॉम्पैक्ट कार के लिए मैं सी नहीं लिख रहा, SUV कार का S जो है वो मुझसे समझ जाऊंगा, जिस पे S नहीं लिखा दैट विल बी एन कॉम्पैक्ट कार, ठीक है। कार 1 देन लीव्स फॉलोड बाय द अराइवल ऑफ कार 5 अ कॉम्पैक्ट कार। कार 1 लीव करती है, देखो अगर कार 1 लीव करेगी तो क्योंकि वो SUV कार है तो 2 VV अवेलेबल हो जाएंगे, देन आएगा 2, देन आएगा 3, देन आएगा 4, ठीक है। इसके बाद में ये स्टेप आएगा। इसके बाद में क्या होगा, कार 1 देन लीव्स फॉलोड बाय द अराइवल ऑफ कार 5 विच इज अ कॉम्पैक्ट कार। अगर वो कॉम्पैक्ट कार आएगी तो सबसे पहले वाला स्लॉट ये वाला वेकेंट है, तो यहाँ पर कार 5 एडजस्ट हो जाएगी, यहाँ पर आएगा V, देन यहाँ पर आएगा 2, देन हेयर इट विल बी 3 एंड देयर इट विल बी 4, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, बड़ा मज़ेदार सा है, वो एकदम से फ्लो चलता जा रहा है, वो चलता चला जाएगा, मज़ा आता जाएगा। देन कह रहा कार 6 एन SUV फॉलोड बाय द अराइवल ऑफ कार 5 एंड कार 6 एन SUV, ठीक है। कार 6 अब SUV आई, भैया अगर SUV आई उसको देखेगा यार एक ही वेकेंट स्लॉट है, तो अगर एक ही वेकेंट स्लॉट होगा तो यहाँ पर उसको 6 पे जाना होगा, 2 स्लॉट्स वो कवर करेगी, 6 पे आ जाएगी, ठीक है। 6 पे नहीं आ जाएगी, मतलब 6 कार आकर 4 के राइट में आकर अपना पार्किंग कर देगी, ठीक है। देन कह रहा कार 4 देन लीव्स। अब कार 4 भी एक SUV था, तो भैया अगर एक SUV गाड़ी थी तो इसके बाद में क्या बनेगा, 5 होगा, देन V होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन देयर विल बी 2 empty slots एंड देन देयर विल बी 6। आई होप इट इज फाइन। देन कह रहा है देन कार 7 एन SUV, सबसे पहले कार 7 एक SUV आया, अब वो SUV आएगी उसको दिखेगा एक खाली स्लॉट है, बट उसको यहाँ पर 2 स्लॉट दिखेंगे, तो अगर 2 स्लॉट दिखेंगे तो वहाँ पे आके बैठ जाएगी, दैट इज दिस 1 5, देन हेयर इट विल बी V, देन हेयर विल बी 2, देन हेयर विल बी 3, देन हेयर इट विल बी 7, देन हेयर इट विल बी 6, ठीक है। देन कार 8 अ कॉम्पैक्ट कार अराइव। अब कॉम्पैक्ट कार आएगी तो उसको दिखेगा भाई साहब यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है, तो इस ब्लैंक स्पेस को वो अडेप्ट करेगी, दैट इज 5, देन हेयर इट बी 8, देन हेयर इट बी 2, देन 3, देन 7 एंड देन 6। देन कह रहा है एट दिस मोमेंट विच अमंग द फॉलोइंग नंबर कार पार्क नेक्स्ट टू कार 3, 2 and 7, जो भी ऑप्शन में होगा दैट विल बी आर आंसर एंड आर आंसर विल बी डी। आई होप सो बात समझ में आई होगी, कहानी थोड़ी सी बेटर पिक्चर समझ में आई होगी। क्वेश्चन क्या, बहुत हल्का क्वेश्चन है यार, बीट्स वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत हल्का था एक्चुअल में, ये होने लायक क्वेश्चन है, इनको हम लोग नहीं छोड़ सकते। और हर बार हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि अनकन्वेंशनल है, जिनका किसी टॉपिक के साथ कोई लेना देना नहीं, बस अपना दिमाग लगाओ और नंबर पाओ, वैसे टाइप के क्वेश्चन हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सपोज 8 कार्स हैव अराइव्ड ऑफ विच 2 हैव लेफ्ट। 8 गाड़ियाँ आई, उनमें से 2 जा चुकी हैं। ऑल्सो सपोज दैट कार 4 इज कॉम्पैक्ट एंड कार 7 इज एन SUV, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल करंट कॉन्फिगरेशन ऑन द पार्किंग लॉट। 2 गाड़ियाँ गई हैं, 8 गाड़ियों में से 2 गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आई होंगी, उनमें से 2 गई हैं, मे बी 1 2 गई हो, मे बी 1 3 गई हो, मे बी 1 4 गई हो, मे बी 1 5 1 6 1 7 1 8, सिमिलरली 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, सिमिलरली 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे ऑप्शन देखनी है और अपना आंसर निकालना है, ठीक है।
और कह रहा है सपोज दी 8 कार्स हैव अराइव्ड। पहला ऑप्शन देखो 82 82 33 VV 5776। ठीक है देखो ऑप्शन से ही वैसे एलिमिनेशन हो जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ा अंदर की कहानियाँ बता देता हूँ। पहली ऑप्शन की बात करते हैं 8 2 3 V 6 5 7। देखो ध्यान से देखो, कोई गाड़ी आई, पहले नंबर पे कोई गाड़ी आई, दूसरे पे गाड़ी आई, तीसरे पे गाड़ी आई, चौथे पे गाड़ी आई, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे। अगर 8 नंबर सबसे पहले लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ है? 2 और 3 अपनी अपनी जगह पर है, 2 और 3 अपनी अपनी जगह पर है, 8 उससे पहले आया। मतलब क्या हुआ? जब 8 वैल्यू आया, 8 जब वैल्यू आया, और कुछ और गिवन था, कार 4 इज अ कॉम्पैक्ट कार 4 जो था कॉम्पैक्ट था, और साथ ही साथ 7 जो है वो एसयूवी है। ठीक है, मतलब कार 1 के बारे में कोई डाटा है नहीं, कार 1 के बारे में कोई डेटा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से अगर 8 नंबर पे आ रहा है कोई, मतलब 1 गाड़ी यहाँ से निकली होगी, पहले नंबर वाली जो गाड़ी थी वो निकली, और उसकी वजह से एक वेकेंट स्लॉट बचा, तो 8 आया। अब ऐसा भी हो सकता है 1 वाली जो गाड़ी हो वो एसयूवी हो, जिसकी वजह से 2 वेकेंट स्लॉट बने हो, और उन दोनों वेकेंट स्पॉट्स को कवर करने के लिए 8 भी एक एसयूवी गाड़ी हो जिसने दोनों के दोनों वेकेंट स्पॉट्स कवर कर ली हो। और दूसरा चीज, मे बी 8 जो है 1 जो है वो एक कॉम्पैक्ट गाड़ी हो, तो इसके जाने से एक वेकेंट स्पॉट बनाओ। जैसे ही वो वेकेंट स्पॉट बना, 8 आया जो कि एक कॉम्पैक्ट कार था, और उसने उसको जगह ले ली। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहाँ पर भी एक का गैप है, और कौन सी जगह पे गैप है? वो 4th प्लेस पे गैप है। अब 4th प्लेस जो है वो मेरे पास एक कॉम्पैक्ट कार है, मतलब ये वाली जब गाड़ी उठी, ये वाली गाड़ी जो उठी, तो एक वेकेंट स्पेस क्रिएट हुआ। ठीक है, एक वेकेंट तो क्रिएट हुआ, मतलब वेकेंट स्पेस 2 आने थे, 2 गाड़ियां उठनी थी, एक 1 उठी है और एक 4 नंबर वाली उठी है, एक 1 उठी है और एक 4 नंबर वाली उठी है। ठीक है, अगर एक गाड़ी 1 उठ गई और एक 4 वाली उठ गई, मतलब 5 6 7 में तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए था। देखो ना, अगर 5 गाड़ी आएगी तो सबसे पहले 5 लगेगी, फिर 6 उसके राइट में लगेगी, देन 7 उसके राइट में लगेगी। बट यहाँ पर 6 पहले लग गई, 5 बाद में लगी, 7 बाद में लगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। 8 पॉसिबल हुआ। क्यों पॉसिबल हुआ? 8 पॉसिबल होने का रीजन ये था कि जब 8 की बारी आई तो 8 के आने से पहले फर्स्ट जब उठ गया, तो अगर फर्स्ट उठने से वेकेंट स्पेस बना, तो इस वजह से 8 यहाँ पर एडजस्ट हो पाया। बट एडजस्टमेंट हुआ ही सिर्फ इस जगह पर है, ये वाले स्लॉट पे और ये वाले स्लॉट पे। ये वाले जगह पे तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, यहाँ से कोई उठ के गया ही नहीं। तो भाई अगर उठ के गया नहीं तो ये शफल कैसे हो गए? सबसे पहले यहाँ पर 5 आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, देन 7 आना चाहिए था। दैट कैन बी पॉसिबल। यहाँ पर ऐसा हो सकता था, मान लो यहाँ पर 4 होता, ठीक है, 4 उठ के चला जाता, मान लो 4 होता, 4 के बाद में 5 आता, अब 4 बीइंग अ कॉम्पैक्ट कार उठ के चली जाती, 6 आती, 6 बीइंग अ कॉम्पैक्ट कार यहाँ पर आकर एडजस्ट हो जाती। दैट वाज पॉसिबल। बट यहाँ पर मूवमेंट हुआ नहीं, मूवमेंट हुआ यहाँ पर वेकेंट पे। तो भैया अगर यहाँ पर मूवमेंट हुआ है वेकेंट पे और यहाँ पर मूवमेंट हुआ है वेकेंट पे, तो यहाँ पर मूवमेंट होना नहीं चाहिए था। दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी माय आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। दिस वन विल बी एलिमिनेटेड हियर इटसेल्फ। ठीक, एक और ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन पकड़ते हैं। कह रहा V, देन कह रहा 2, देन कह रहा 3, देन उसके बाद में कह रहा 7, देन उसके बाद में कह रहा 5, देन उसके बाद में कह रहा 6, देन उसके बाद में कह रहा 8। देखो ध्यान से देखो, अपने पास में V यहाँ पे हुआ है और 7 यहाँ पर है, बाकी सारे 2 3 4 5 6 और 8 यहाँ पर आया है। ठीक है, 7 अपनी जगह से हटकर 4th की जगह पर जाकर बैठा हुआ है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास में एक चीज़ ऑलरेडी गिवन था कि कार 4 वॉज अ कॉम्पैक्ट कार, और अपने पास में कार 7 वॉज एन एसयूवी कार। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो, अगर कार 4 कॉम्पैक्ट कार है, तो भाई साहब अगर कार 4 उठेगी तो एक वेकेंट स्पेस बनाएगी। कार 7 बीइंग एन एसयूवी 2 स्पेस चाहिए, तो कैसे फिक्स हो जाएगी यार? श्रिंक थोड़ी कर देंगे उसको, श्रिंक करना पॉसिबल नहीं है। तो ये खत्म हो गया यहीं पे, ये यहीं कहीं खत्म हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट अपने पास आता है, इसको नहीं हटाते, नीचे वाले को, काम का इन्फॉर्मेशन है। अगला पॉइंट आता है 8, देन 2, देन 3, देन V, देन 5, देन 7 एंड देन 6। तो ये अपने पास क्या कह रहा है कि यार ये वाला एक स्लॉट हटा, ये हटा, ये 2 3 अपनी जगह पर है, 5 7 6 वही वाला रीजन। यार 7 6 कैसे इंटरचेंज हो गए? इंटरचेंज तो सिर्फ और सिर्फ ये हो रहे हैं, ये दोनों में कैसे पचका हो गया? ये तो चांस ही नहीं यार। 7 और 6 कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं? पहले 6 वाली गाड़ी आएगी तो पहले 6 लगेगी, देन 7 वाली गाड़ी आएगी 7 लगेगी। इंटरचेंज होना पॉसिबल सिर्फ इन दोनों प्लेसेस पे था, बाकी जगह पर कहीं पे पॉसिबल नहीं। तो दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी माय आंसर। देखते ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है 8 2 8 2 3 V 5 6 एंड 7। अब यहाँ पर सिमेट्री आपको नजर आ रहा होगा, वैसे तो पता ही है यार ये आंसर है कि 1 2 3 आंसर्स नहीं है, तो दिस हैज टू बी आवर आंसर। बट अगर मैं आंसर की बात करूँ, यहाँ पर सिमेट्री, यहाँ पर सिमेट्री, ये हट गया 1 2 3 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गया, 1 के हटने के बाद में 8 यहाँ पर आकर बैठ गया, चाहे कॉम्पैक्ट कार में हो चाहे एसयूवी में, फर्क नहीं पड़ता। देन V जो है 4 उठ के गया है, मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 लगने के बाद में उठ के गया हो, तो यहाँ पर वेकेंट स्पेस आ गया, और 4 बीइंग ए कॉम्पैक्ट कार एक ही स्पेस बनना था, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो ये अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है,
सपोज द सीक्वेंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज 4 5 6 V एंड 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू। चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, पूरा सॉल्विंग नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड। चलो देख लेते हैं। कह रहा किसी टाइम के बाद में 4 5 6 V और 3 मेरे पास में बनाए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ठीक है जी। सपोज द सीक्वेंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज 4 5 6 1 3। देखो अगर 3 ना इस जगह पर आ रहा है, आपको बात समझनी होगी यहाँ पर। अगर 3 इस पॉइंट पर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ है 3 के साथ भाई। अगर 3 5वीं पोजीशन पे जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ हो सकता है कि यार ये वाली 2 प्लेसेस निकली हो, ये वाली 2 प्लेसेस निकली हो, ये एसयूवी की वजह से निकली हो, ये एसयूवी की वजह से निकली हो। 1 गाड़ी उठ के गई जो कि एसयूवी था, सेकंड गाड़ी उठ के गया जो कि एसयूवी था, जिसकी वजह से 4 स्लॉट्स बने। अब 4 स्लॉट जब बने तो मेरे पास सबसे पहले 4 आ गया, देन उसके बाद 5 आ गया, देन उसके बाद में 6 आ गया, देन उसके बाद में 7 आना था, 7 उठ के चला गया होगा, दैट इज वाई वो वेकेंट आया होगा। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू, कार 4 इज अ कॉम्पैक्ट कार। तो येस इट हैज़ टू बी ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नेसेसरी ट्रू चाहिए। ठीक है, मुझे ये तो नेसेसरी ट्रू है भाई। 4 स्लॉट्स बचे थे, एक 4 है वो एक स्लॉट पे आया है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट वो कॉम्पैक्ट कार का स्लॉट था। देन कार 1 इज एन एसयूवी, 100% श्योर है क्योंकि कार 1 उठ के गया तो वही 2 स्लॉट्स बने। देन कार 3 इज एन एसयूवी, कार 3 इज एन एसयूवी, जरूरी नहीं भाई, ट्रू हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कार 5 इज कॉम्पैक्ट, दैट इज फॉर श्योर, हमें पता है। कह रहा कौन सा ऐसा जो नेसेसरी ट्रू नहीं होगा, तो ये नेसेसरी ट्रू है, ये नेसेसरी ट्रू है, ये नेसेसरी ट्रू है, दिस वन विल बी नॉट नेसेसरी ट्रू। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, सपोज दैट कार 4 इज नॉट द फर्स्ट कार टू लीव एंड दैट ऑफ सीक्वेंस। चलो करा देते हैं भाई साहब, बाद में आपको टेंशन पड़े, कोई फायदा नहीं, करा देते हैं। कह रहा सपोज दैट कार 4 इज नॉट द फर्स्ट कार, कार 4 इज नॉट द फर्स्ट कार टू लीव। ठीक है। एंड दैट द सीक्वेंस ऑफ एट अ टाइम बिटवीन द अराइवल ऑफ द कार 7 एंड कार 8, मतलब कार 7 के बाद में, कार 7 के आने के बाद में और कार 8 के आने से पहले का जो सीक्वेंस है दैट इज V, देन 7, देन उसके बाद में 3, देन उसके बाद में 6, देन उसके बाद में 5। ठीक है। देखो 3 अपनी जगह पर है, 5 अपनी जगह पर है, 6 बीच में आगे कुंडली मार के बैठ गए। ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, कौन सा ऐसा जो डेफिनेटली फॉल्स हुआ होगा। ठीक है। थोड़ा सा कहानी थोड़ा पिक्चराइज करने का ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले 1 आया होगा, 2 आया होगा, देन 3 आया होगा, ये तो कंफर्म है। जब तक 3 आया तब तक कोई भी उठ के नहीं गया, क्योंकि अगर 3 के आने से पहले ही कोई उठ के चला गया होता। चलो एक एग्जाम्पल और आपको समझाने के लिए आपके काम आएगी। 1 2 3, मान लो 1 2 आया, 3 अभी नहीं आया, 1 उठ के चला गया, 1 की वजह से वेकेंट स्लॉट बनेगा, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा ना। 3 अगर तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 3 जब आया तब तक 1 2 थे, उठ के नहीं गए थे। ठीक है। 1 2 थे, उठ के नहीं गए थे। अब 1 और 2 के जाने के बाद में एक एक स्लॉट ही बना है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 1 एंड 2 विल बी कॉम्पैक्ट कार्स। ठीक है। 1 एंड 2 विल बी कॉम्पैक्ट कार्स, मतलब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, कार 2 इज कॉम्पैक्ट। ये तो भैया सही बात है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है। 1 वाला 1 भी कॉम्पैक्ट होगा, वो ऑप्शन में है नहीं, तो चलो वो मेरे काम नहीं आया। और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। कह रहा कार 7 इज कॉम्पैक्ट। अगर कार 7 आकर जगह बना रहा है अपनी, तो वो डेफिनेटली वो कॉम्पैक्ट ही होगा, कंफर्म है, क्योंकि वो एक जगह मिलनी थी उसको 1 2 से, वो एक जगह पर ही फिट हो रहा है। कह रहा कार 4 इज एन एसयूवी। अब कार 4 की बात करें यार, कार 4 है नहीं बीच में। ठीक है। कार 4 अगर बीच में नहीं है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब 4 आए, अरे बन गया बन गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अपना काम चल गया। कह रहा था अच्छा एक कंडीशन और गिवन था, कार 4 इज नॉट द फर्स्ट कार टू लीव। ठीक है, हमें मस्ट बी फॉल्स चाहिए, कार 4 इज एन एसयूवी। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कार जो 1 हो, जो कार 1 हो वो मेरे पास में एक एसयूवी कार हो। तो कहानी क्या बना हो सकता है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, जब 4 की बारी आई, जब 4 की बारी आई तो 1 उठ के चला गया। 1 बीइंग अ एसयूवी कार, स्लॉट क्या बन गया उसके, ऐसा बन गया V 2 एंड 3। अब 4 की बारी आई, 4 बीइंग एन एसयूवी कार अगर आती है यहाँ पर, 4 बीइंग एन एसयूवी कार यहाँ पर आती है, तो वो दोनों स्पेसिस को बिलोंग कर जाएगी। मतलब हमारे पास सिनेरियो बनेगा 4 2 एंड 3। तो ये भी पॉसिबल है कि कार 4 जो है वो एक एसयूवी जो है वो हो सकती है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। कार जो हमारे पास में, तो कार 2 इज अ कॉम्पैक्ट कार, जो हमने आंसर मार्क करा था ना, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं था, ये ट्रू इज अ पॉसिबिलिटी था, तो मस्ट बी फॉल्स में ये अपना आंसर नहीं होता। सिमिलरली कार 4 इज एन एसयूवी, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। कार 6 इज कॉम्पैक्ट, दैट विल बी माई आंसर। कार 6 इज कॉम्पैक्ट, इसको भी चेक करना है, चलो कर ही लेते हैं, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, कोई नहीं। कह रहा कार 6 इज कॉम्पैक्ट कार, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर कार 6 कॉम्पैक्ट कार होती तो वो आ रही होती किसी और की जगह पर। ठीक है। देखो अगर मेरे पास में 1 आया, देन अपने पास 2 आया, देन उसके बाद 3 आया, देन उसके बाद में 4 आया। ठीक है। अगर 4 उठ के जाता, अगर 4 उठ के जाता, लीव करता,
और 4 बीइंग अ कॉम्पैक्ट कार लीव करती तो 6 उसकी जगह पर आकर बैठ जाती, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि 4 जो है ना वो सबसे पहली कार नहीं है जो लीव करी होगी। अगर 4 सबसे पहली कार नहीं है लीव करने वाली तो 4 मतलब जो 4 यहाँ पर नहीं आएगी, 4 इस पॉइंट पर नहीं आएगी, क्योंकि अगर 4 इस पॉइंट पर आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट डेफिनेटली मीन्स दैट 6 2 होगी वो अपने पास में। 6 कार इज कॉम्पैक्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 6 कार को कॉम्पैक्ट कार बनाना है तो उसको 4 की जगह पर बैठना पड़ेगा और वो 4 की जगह पर बैठ नहीं रही। बाकी अगर कुछ और सोल्यूशन बनाने का ट्राई करें, कुछ और इसको डेप्थ में लेकर जाने का ट्राई करें, 1 2 3 के बाद में अगर 4 बिगिनिंग में आ गया, ठीक है, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं, ट्राई करते हैं थोड़ा और इसके अंदर घुस पाएँ। अगर घुस जाते तो और बढ़िया बात है, अदरवाइज ऑप्शन एलिमिनेशन भी इसका टास्क हो सकता है कि ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और आंसर कर दो। ठीक है, मान लो 1 2 3 पे मैं पहुंचा, ठीक है, 1 उठ के चला गया, 1 के उठने पे 4 ने यहाँ पर अपना स्लॉट बनाया, 4 ने अपना 2 3 पे आ गया, ठीक है, और हमारे पास में देन अपने पास में 5 आया, ठीक है। अगर 5 आएगा, 3 उठ गया, 4 आया, 5 आया, 1 उठ गया, ठीक है, ठीक है, नहीं ये नहीं सिनेरियो सेटिस्फाई हो रहा, ठीक है। अगर 1 उठ के गया तो 1 की जगह पर आकर 4 ना बैठे, मुझे कुछ इस तरह का सोचना है कि 4 उसकी जगह पर आके ना बैठे। तो अगर 4 उसकी जगह पे नहीं बैठाना तो लेट अस सपोज दैट कि वो एक कॉम्पैक्ट कार था, तो V आया, देन 2 आया, देन 3 आया। अब जब 4 आया ना, जब 4 आया, अब 1 उठ के जा चुका है, 4 अब उठ सकता है, 4 सबसे पहले नंबर पे नहीं उठ सकता, 4 अब उठ सकता है। अब अगर 4 यहाँ पर आकर बैठ रहा है तो इसका मतलब होगा 1 2, देखो ध्यान से देखो, अगर 4 इस पॉइंट पर नहीं बैठ रहा तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 4 कॉम्पैक्ट कार नहीं है, तो इट हैज़ टू बी एन एसयूवी कार। तो अगर वो एसयूवी कार है तो वो 2 स्लॉट्स लेकर जाएगी, दिस इज एन एसयूवी कार, ठीक है। अब 4 के बाद में 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया, कंप्लीटली फाइन। अब मुझे 6 लाना है 4 की जगह पर, तो भैया अगर 4 की जगह पर 6 लाना है, यहाँ पर 2 वीवी के स्लॉट्स बन जाएंगे, यहाँ पर 5 आएगा। अब 6 जो है वो दोनों स्लॉट्स लेकर जा रहा है, तो भैया अगर 6 दोनों स्लॉट्स लेकर जा रहा है, वी कोई बना नहीं ना यहाँ पर, इस वाले कोड में वी कोई आया नहीं, यहाँ पर वी कोई आया नहीं। तो अगर यहाँ पर वी कोई नहीं आया मतलब दोनों के दोनों 20 प्लेसेस जो है वो 6 ने ले ली। तो अगर 6 ने दोनों प्लेसेस ले ली तो इट इज एन एसयूवी कार फॉर श्योर, हमें पता चल गया। कार 6 इज कॉम्पैक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, तो इट हैज टू बी, मस्ट बी फॉल्स। तो अपना काम बन गया, हमने सारे के सारे पजल्स, पांचों के पांचों पजल सॉल्व कर लिया। आई होप सो मजा आया होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। अच्छा लगा हो तो जरिया जरूर शेयर करना, इस टाइम पर रुकने का टाइम है नहीं, मेहनत करते रहो, शेयर करते रहो, बहुत जरूरी है वो भी। और दुआएं मिलेंगी, मेरी तरफ से दुआएं मिलेंगी तो परसेंटाइज बहुत अच्छे आएंगे, तो जरूर शेयर करने का कष्ट करिए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।